दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोग आजकल पढ़ रहे हैं वेजिटेबल यानी कि सब्जियां। अपन लोगों ने अभी तक पढ़ ली है अपनी सबसे महत्वपूर्ण ओलेरीकल्चर के अंदर जो एक फैमिली बिलोंग करती है जिसका नाम है सोलेनेसी। अपन लोगों ने सोलेनेसी कुल की सारी सब्जियां दोस्तों पढ़ ली है। अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब अपन लोग पढ़ेंगे कोल क्रॉप। क्या पढ़ेंगे? कोल क्रॉप, यानी कि जो अपनी गोभी वर्गीय सब्जियां होती है ना दोस्तों, उनके बारे में आज अपन लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। कोल क्रॉप को अपन लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या? गोभी वर्गीय सब्जियां। गोभी वर्गीय सब्जियां। चलिए भी दोस्तों देखते हैं गोभी वर्गीय सब्जियां। तो आपको देखो, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर अपने सिलेबस में कौन कौन सी है। तो अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, फूल गोभी और पत्ता गोभी। लेकिन आप लोगों को पता है जेट का भी पेपर हुआ था, सीयूटी का भी हुआ था, सुपरवाइजर का भी होता है। तो उसके अंदर कभी कभार होती है गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं, दो के अलावा भी उनके बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कि अपन लोगों को सिर्फ फूल गोभी पत्ता गोभी न पढ़ करके सारी की सारी कोल क्रॉप पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या कोल क्रॉप। तो देखिए आपके सामने जो कोल क्रॉप वर्ड लिखा हुआ है, अपन लोग सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो ये जो कोल क्रॉप के अंदर जो कोल शब्द है ना दोस्तों, कौन सा? एक कोल शब्द कौन सी भाषा का है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। और यह कौन से शब्द से लिया गया है? यह कोलिस शब्द से लिया गया है। किससे? कोलिस। कोल क्रॉप के अंदर जो कोल शब्द है ये कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और यह कोलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अपन लोग देखें नॉर्मली तो उसका अर्थ होता है स्टेम। कोलिस अपन लोग किससे बोलते हैं? स्टेम को। तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि कोल क्रॉप के अंदर कोल शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। ठीक है दोस्तों, तो अपन लोग अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं आगे कोल क्रॉप के अंदर, तो आपको कुछ चीजें और भी याद रखनी है। जैसे कि अपन लोग बात करें कोल क्रॉप ऐसे अपनी कौन कौन सी होती है, तो कोल क्रॉप का सबसे पहले देखेंगे अपन लोग क्या? बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि वानस्पतिक वर्गीकरण। क्या देखेंगे दोस्तों? वानस्पतिक वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं कोल क्रॉप के वानस्पतिक वर्गीकरण की, तो अपन लोग पढ़ते हैं। देखिए अपने सिलेबस में मात्र और मात्र कितनी कोल क्रॉप दी हुई है? दो। सबसे पहली कौन सी अपनी? एक तो है फूल गोभी। कौन सी है? फूल गोभी, जिसे अपन लोग कॉलीफ्लावर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर। दो नंबर पे अपनी कौन सी आती है दोस्तों? दो नंबर पे आती है अपनी पत्ता गोभी। कौन सी आती है? पत्ता गोभी। देखिए ये तो अपने सिलेबस में दे रखी है, लेकिन अगर तीन नंबर पे बात करूं तो क्या आती है अपनी दोस्तों? गांठ गोभी। क्या आती है? गांठ गोभी। जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं? नोल खोल भी बोलते हैं। आपको इंग्लिश में ये भी याद रखना है, पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं? कैबेज बोलते हैं। और फूल गोभी को कॉलीफ्लावर के नाम से अपन लोग जानते हैं। चार नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सी आती है? ब्रोकली। कौन सी आती है दोस्तों? ब्रोकली। पांच नंबर पे देखें अपन लोग आगे, तो अपनी कौन सी गोभी वर्गीय सब्जी आती है दोस्तों? तो आती है ब्रुसेल्स स्प्राउट। कौन सी आती है? ब्रुसेल्स स्प्राउट। ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो ये आ गई अपनी मुख्य कौन सी? गोभी वर्गीय सब्जियां। इनके अलावा एक और भी अपनी कोल क्रॉप बच गई, जिसका नाम होता है दोस्तों क्या? केल। वो मैं अगली वाली स्लाइड के अंदर लिख दूंगा। देखता हूं मैं इसको छोटा कर सकते हैं क्या अपन लोग? हाँ, इसी के अंदर लिख देता हूं दोस्तों। मे भी आपको दिख रहा होगा अभी। चलो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन लोग यहीं पे लिख लेते हैं उसको भी। इतनी जगह अपने लिए सफिशिएंट रहेगी। देखिए नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी? 6 नंबर पे, जिसे बोलते हैं अपन लोग केल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? केल के नाम से जानते हैं। तो अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके वानस्पतिक वर्गीकरण की। तो देखते हैं अब अपन लोग आगे इनके वानस्पतिक नाम की। देखिए दोस्तों, अपन लोग गोभी वर्गीय सब्जियों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटते हैं।
ऐसी बात नहीं है इसके अलावा गोभी वर्गीय सब्जियां नहीं है, पर वो सारे के सारे क्या है, अपने अंतरजातीय संकरण है, यानी कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो अपन लोग देखते हैं सबसे पहले फूल गोभी। तो फूल गोभी का बोटनिकल नेम क्या होता है? देखिए फूल गोभी को बोलते हैं अपन लोग हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया ओलेरेसिया। वैरायटी कौन सी आएगी दोस्तों इसमें? इसमें वैरायटी आएगी बोट्राइटिस। कौन सी आएगी? बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ये क्या होती है दोस्तों? अपनी फूल गोभी। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग आगे देखें पत्ता गोभी, तो सबके अंदर ये सेम रहेगा ब्रेसिका ओलेरेसिया, बस वैरायटी बदलेगी। तो क्या आएगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी दोस्तों इसमें कौन सी आएगी? वैरायटी बोल दो या वर्ब बोल दो, कौन सा आएगा? कैपिटाटा। कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। अगर मैं बात करूं गाठ गोभी की, तो इसमें क्या आएगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोगी लोटस। कहीं ना कहीं गोंजी लोटस भी अपने को लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा अगर अपन लोग नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आती है अपनी दोस्तों क्या? ब्रोकली। ब्रोकली का क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका। इटालिका। ये तुम्हारा जो जेट का पेपर है ना, इस लास्ट ईयर वाला अपनी अभी जो पीछे हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो वो होती है अपनी अनओपन है फ्लावर बॉडी, यानी कि पुष्प कलिका। ऐसा क्वेश्चन आया था अभी। अगर मैं बात करूं ब्रुसेल्स स्प्राउट की, तो इसका क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी जेमिनीफेरा। जेमिनीफेरा। आपको ये चीज भी बड़े अच्छे से याद है रखनी है। अगर अपन लोग बात करें केल का, केल का क्या होता है दोस्तों? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसेफला। क्या होता है? एसेफला। ये सारे के सारे आपके सामने क्या आ गए? अपने जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं उनका बोटनिकल नेम। तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से याद रखनी है कि फूल गोभी को अपन लोग बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, पत्ता गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, गांठ गोभी को ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोगिलोडस, और ब्रोकली को बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका, और गांठ गोभी को अपन लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोगिलोडस, और ब्रुसेल्स स्प्राउट को अपन लोग जेमिनीफेरा वैरायटी, और अपनी केल होती है इसे बोलते हैं क्या? एसेफला। तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से याद रखनी है। चलिए भी दोस्तों अब अपन लोग देखते हैं इनसे संबंधित बातें अलग। अब देखो अपन लोगों ने इतनी इसकी प्रजातियां देख ली, क्या देख ली? अपने इतनी स्पीसीज देखी है गोभी वर्गीय सब्जियों की, तो इनकी उत्पत्ति किसी ना किसी स्पीसीज से हुई होगी। तो जितनी भी अपने दोस्तों ये कोल क्रॉप है ना, आपको अब क्या याद रखना है? जितनी भी कोल क्रॉप है, कोल क्रॉप्स है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इनकी उत्पत्ति हुई है वाइल्ड केबेज से। किससे? वाइल्ड मस्टर्ड। वाइल्ड मस्टर्ड बोल दो या फिर वाइल्ड केबेज। तो अपनी जंगली गोभी है ना, या फिर जंगली सरसों है, इससे उत्पत्ति हुई है दोस्तों किसकी? अपनी कोल क्रॉप की, सारी की सारी कोल क्रॉप की। उसके अंदर क्या था? जैसे कि तना, तो तने के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, पत्ती थी तो पत्ती के अंदर रूपांतरण हुआ, फूल था फूल के अंदर रूपांतरण हुआ, फूल में रूपांतरण हुआ अपनी जंगली पत्ता गोभी के, तो क्या बन गई थी अपनी? जैसे कि फूल गोभी बन गई। इस तरह से क्या हुए थे दोस्तों? रूपांतरण हुए थे। तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि जो अपनी कोल क्रॉप है इनकी उत्पत्ति हुई है वाइल्ड मस्टर्ड या फिर वाइल्ड केबेज से। तो अपन लोग बोल सकते हैं जो कोल क्रॉप है इनका पूर्वज कौन है, इनका एंसेस्टर कौन है दोस्तों? इनका पूर्वज है कौन है? वाइल्ड केबेज। और ये वाइल्ड केबेज है, इन्हें अपन लोग किस नाम से लिख सकते हैं? तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है, जितनी भी वाइल्ड केबेज है आप उन्हें किस तरह से लिख सकते हो? कोलवर्ट के नाम से। कोलवर्ट्स के नाम से अपन लोग इसको लिख सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी उत्पत्ति के बारे में, यानी कि वाइल्ड केबेज के बारे में। तो देखिएगा एक बार के लिए आपके सामने मैं ले आता हूं इमेज।
देखो दोस्तों, ये आपके सामने आ गई क्या, अपनी वाइल्ड कैबेज। अपन लोग बोल सकते हैं इसे जंगली पत्ता गोभी बोल दो, या फिर जंगली गोभी बोल सकते हैं इसे, या फिर अपन लोग इसे वाइल्ड मस्टर्ड भी बोलते हैं। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने बोला जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं इनकी उत्पत्ति हुई है कोलवर्ट्स या फिर वाइल्ड कैबेज या फिर वाइल्ड मस्टर्ड से। तो उसका बोटनिकल नेम क्या होता है, उसका बोटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेट्रेटिस। किससे होती है दोस्तों, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेट्रेटिस से क्या हुई है, इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अब देखना आप लोग, जो अपनी ये वाइल्ड कैबेज है इसके अंदर जो फूल है, फूलों के अंदर रूपांतरण हुआ तो क्या बनी, अपनी फूल के अंदर रूपांतरण से बनी दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे ऊपर वाला अपन लोग बात करते हैं, ये क्या आता है, एपिकल पोर्शन, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यानी सिलेक्शन ऑफ टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एपिकल बर्ड, और क्या बोल सकते हैं इसे, एपिकल बर्ड। इसने भी फूल को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एपिकल बर्ड दिखाई नहीं है सही से। तो ये देखो अपनी जो एपिकल बर्ड है ना, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, इससे क्या बनी अपनी कैबेज, यानी कि क्या बनी थी, पत्ता गोभी। इसके बाद देखना आप लोग दोस्तों लेटरल बर्ड, यानी कि साइड वाली कलिका है, उनके अंदर रूपांतरण से क्या बनी दोस्तों, अपनी ब्रुसेल्स स्प्राउट। क्या बनी दोस्तों, ब्रुसेल्स स्प्राउट। इसके बाद अगर अपन लोग देखें सिलेक्शन ऑफ स्टेम, सिलेक्शन ऑफ स्टेम से क्या बनी, खोल रबी। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, गांठ गोभी। क्या बोलते हैं दोस्तों, गांठ गोभी। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। जनरली जो गांठ गोभी होती है ना, जो अपनी वाइल्ड कैबेज थी ना, उसका तना फूलने की वजह से बनी हुई थी। तो वाइल्ड कैबेज जो अपनी गांठ गोभी है, यह तने के अंदर रूपांतरण से बनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें केल, तो ये क्या था, अपनी जो जंगली गोभी थी उसकी जो पत्तियां थी उनके अंदर रूपांतरण से क्या बनी दोस्तों, अपनी केल बनी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन लोग देखें जो अपनी वाइल्ड कैबेज थी या फिर वाइल्ड मस्टर्ड थी, उसका जो क्या था, स्टेम और फ्लावर था, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या बनी दोस्तों, ब्रोकली। इसके अलावा देखो आपके सामने लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ फ्लावर, सिर्फ और सिर्फ इसके फूलों के गुच्छे के अंदर का रूपांतरण हुआ तो क्या बनी, फूल गोभी। तो आपको ये बात याद रखनी है, फूलों में रूपांतरण हुआ तो वाइल्ड कैबेज के तो फूल गोभी बनी थी, और स्टेम और फ्लावर के अंदर रूपांतरण हुआ तो ब्रोकली बनी थी, पत्तियों में रूपांतरण हुआ तो अपनी क्या बनी थी, केल बनी थी। इसके अलावा अपन लोग देखें स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ कोलवर्ट के तो क्या बनी थी, गांठ गोभी, और जो अपनी लेटरल बर्ड थी, पार्श्व कलिकाएं थी, उनके अंदर रूपांतरण हुआ तो ब्रुसेल्स स्प्राउट है। और अपन लोग बात करें तो सिलेक्शन ऑफ टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल बोल दो या फिर एपिकल पोर्शन, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या बनी थी दोस्तों, कैबेज। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। आपको पूछे कि जो अपनी कोल क्रॉप होती है उनका एंसेस्टर कौन होता है, फिर पूर्वज कौन होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेट्रेटिस। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब अपन लोग बात करते हैं आगे। अब अपन लोग देखेंगे इससे संबंधित सामान्य जानकारी। चलिए भी दोस्तों, ये क्या आ गया अपना कोलवर्ट्स। तो आपको याद रखना है इनका पूर्वज कौन था, तो पूर्वज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको याद रख लेना। वाइल्ड कैबेज, वाइल्ड कैबेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया इधर लिख लेते हैं इसको ऊपर। पूर्वज कौन था, ब्रेसिका ओलेरेसिया वर या फिर वैरायटी कौन सी थी, सिल्वेट्रेटिस। ये क्या था, अपनी सारी की सारी कोल क्रॉप के क्या थे दोस्तों, पूर्वज थे। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग। अगर अपन लोग आगे बात करें तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो अपनी कोल क्रॉप के अंदर जितनी भी अपनी कोल क्रॉप दे रखी है, ये सारे के सारे शब्द कौन सी भाषा की हैं। तो अपन लोग ये भी देख लेते हैं इसकी जनरल जानकारियों के अंदर। अगर आपको पूछे कॉलीफ्लावर, क्या पूछे, कॉलीफ्लावर, कि कॉलीफ्लावर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको पता है कॉलीफ्लावर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी का, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको पूछे कैबेज, क्या पूछेगा, कैबेज, कैबेज ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी का, फ्रेंच भाषा का।
इसके अलावा अगर आपको पूछे दोस्तों नोल खोल यानी कि गांठ गोभी, नोल खोल जो है ये कौन सी भाषा का शब्द होता है दोस्तों? तो ये होता है अपनी कौन सी का, ये शब्द जो है ये होता है जर्मन का। कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का होता है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें तो अपना जो ब्रोकली, ब्रोकली शब्द है ये कौन सी भाषा का होता है? तो यह है इटालियन लैंग्वेज का, या फिर इटालिक जो लैंग्वेज होती है उसका शब्द है। तो आपको ये सारे के सारे शब्द याद रखने हैं। आपको पूछे कौन सी भाषा का शब्द है तो आप लोग क्या बताओगे? कॉलीफ्लावर लैटिन भाषा का, केबेज फ्रेंच भाषा का, उसके बाद देखिए नोलखोल जर्मन का, और ब्रोकली कौन सी का? इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये आपको भी जनरल चीज़ों के अंदर सारी बातें ये भी याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें तो आपको कुछ सामान्य जानकारी ये भी रखनी है कि फादर ऑफ कोल क्रॉप, क्या याद रखना है दोस्तों? कि फादर ऑफ कोल क्रॉप, फादर ऑफ कोल क्रॉप। देखिए अपने एक IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अपने डॉक्टर साहब हैं, उनको अपन लोग बोलते हैं क्या? फादर ऑफ कोल क्रॉप। देखते हैं ये कौन है? तो डॉक्टर प्रीतम कालिया, डॉक्टर प्रीतम कालिया को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फादर ऑफ कोल क्रॉप। और ये कहाँ पर है साइंटिस्ट? IARI के अंदर वर्तमान समय के अंदर ये अपना काम है कर रहे हैं या फिर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो इनको अपन लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कोल क्रॉप। तो ये आगे भी अपनी सामान्य जानकारी कोल क्रॉप से संबंधित। अब अपन लोग देखिए अपने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन को बढ़ाते हैं आगे। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कौन सी गोभी वर्गीय सब्जी का बॉटनिकल नेम क्या होता है। अब अपन लोग देखते हैं आगे इनकी फैमिली, गुणसूत्र संख्या वगैरह सब। तो देखिए सभी की सभी गोभी वर्गीय सब्जियों की फैमिली कौन सी होती है दोस्तों? तो इनकी फैमिली होती है कौन सी? क्रूसीफेरी। कौन सी होती है दोस्तों? क्रूसीफेरी। ठीक है दोस्तों, क्रूसीफेरी इनकी फैमिली होती है। इनके अंदर अगर मैं बात करूं गुणसूत्र संख्या, तो ये डाइप्लॉइड होती है, यानी कि ये द्विगुणित होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? द्विगुणित। और इनमें गुणसूत्र संख्या होती है दोस्तों कितनी? 18। अगर अपन लोग बात करें इनका ओरिजिन पहले से, उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? मेडिटेरियन क्षेत्र या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? इनका उत्पत्ति स्थान है। इसके अलावा अगर अपन लोग इनकी जनरल बातों के अंदर वो चीजें देखें तो आप ये चीज भी याद रख सकते हो, जब इनकी कोल क्रॉप होती है इनका इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या होता है दोस्तों? तो आपको एक चीज याद रखनी है, सभी की सभी कोल क्रॉप में क्या होता है? रेसिम। क्या होता है दोस्तों? रेसिम क्या होता है? इनके अंदर पुष्पक्रम होता है। लेकिन अपनी जो पत्ता गोभी होती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? कैटकिन। पत्ता गोभी के अंदर इनफ्लोरोसेंस या फिर पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों? उसे बोलते हैं अपन लोग क्या? कैटकिन के नाम से अपन लोग जानते हैं। तो ये सारी अपनी आगे क्या पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सबसे संबंधित जनरल जानकारियां। अब अपन लोग आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं इनके वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर, तो अपन ने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो अभी तक देखा ही नहीं, जो अपने सुपरवाइजर में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्या आता है? इनका एडिबल पार्ट। क्या आता है दोस्तों? एडिबल पार्ट, यानी कि इनके अंदर खाने योग्य भाग। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? फूल गोभी की। जो अपनी दोस्तों फूल गोभी होती है इसमें खाने योग्य भाग क्या होता है? मैंने बोला फूल गोभी है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई? तो इसकी अपनी जो कोलवर्ड बोल दो, या फिर अपनी जंगली गोभी वर्गीय सब्जी थी, या फिर जंगली गोभी थी, या फिर अपन लोग उसे बोल सकते हैं वाइल्ड मस्टर्ड। उसके अंदर जो फूल था ना, उसके अंदर रूपांतरण हुआ, उससे किसका विकास हुआ था? फूल गोभी का। तब अपन लोग बोल सकते हैं फूल गोभी में खाने योग्य भाग, फिर तो फूल होगा। लेकिन फूल नहीं होता। क्या होता है फूल गोभी में खाने योग्य भाग? आप लोगों ने देखा है फूल गोभी ऊपर से अपने को व्हाइट व्हाइट दिखती है, कर्ड यानी दही जैसी दिखती है, तो उसमें एडिबल पार्ट क्या होता है दोस्तों? कर्ड। क्या होता है? कर्ड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें, आपको पता है नेक्स्ट आती है कौन सी? अपनी पत्ता गोभी। तो जो पत्ता गोभी होती है इसके अंदर आप लोगों ने देखा है ऐसे पत्ते जो होते हैं गोल गोल घूमकर एक हेड जैसी संरचना बना लेते हैं ना, सर जैसी। तो इसके अंदर एडिबल पार्ट क्या होता है दोस्तों? हेड। क्या होता है? हेड। आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी क्या? गांठ गोभी। क्या आती है? गांठ गोभी। आपको सीधा ही दिख रहा है गांठ खाएंगे, इसके अंदर अपन क्या खाएंगे? नोब। क्या खाते हैं दोस्तों इसमें? नोब
या फिर ब्रैकेट में लिख लो फूला हुआ तना। क्या खाते हैं? फूला हुआ तना। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो तना होता है ना उसके अंदर स्वेलन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो उसे अपन लोग खाने के लिए काम में लेते हैं। किसके अंदर है? गांठ गोभी के अंदर। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ब्रोकली के अंदर, क्या ब्रोकली। देखिए दोस्तों, जो ब्रोकली होती है उसके अंदर अपन लोग खाते हैं पुष्प कलिका। क्या खाते हैं? ब्रोकली में खाते हैं अपन लोग पुष्प कलिका। और ये कलिका कैसी होती है दोस्तों? फ्लावर बड कैसी होती है? ये अनओपन फ्लावर बड होती है, जो अभी तक खुली नहीं है। उस पुष्प कलिका को अपन लोग क्या करते हैं? खाते हैं। और अपनी दोस्तों कौन सी बच गई? और ब्रोकली, गांठ गोभी। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें ब्रुसेल्स स्प्राउट, क्या बच गई? ब्रुसेल्स स्प्राउट, यानी कि ब्रुसेल्स स्प्राउट। देखिए दोस्तों, जो ब्रुसेल्स स्प्राउट होती है इसके अंदर अपन लोग क्या खाते हैं? नव अंकुरित कलिका। क्या खाते हैं? नव अंकुरित कलिका बोल दो या फिर स्प्राउट बोल दो। क्या बोल दो? स्प्राउट। इसके अंदर अपन लोग क्या खाते हैं दोस्तों? इसमें अपन लोग स्प्राउट खाते हैं। और लास्ट बचती है अपनी क्या? केल। क्या बचती है दोस्तों? केल। और केल के अंदर एडिबल पार्ट क्या होता है दोस्तों? पत्तियां। क्या होता है? पत्तियां। और वो भी कौन सी? टॉप की, टॉप लीव्स, यानी कि शीर्ष की जो पत्तियां होती हैं उन्हें अपन लोग खाते हैं। तो आपके सामने मैंने सारे के सारे इसके एडिबल पार्ट लिख दिए हैं। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? आपका फूलगोभी। फूलगोभी में एडिबल पार्ट कर्ड होता है। उसके बाद आता है क्या? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में एडिबल पार्ट क्या होता है दोस्तों? हेड होता है। उसके बाद देखिए क्या आता है आपका? गांठ गोभी। गांठ गोभी में एडिबल पार्ट क्या होता है? फूला हुआ तना, स्वेलन स्टेम। इसके बाद देखिए ब्रोकली जो होती है इसके अंदर पुष्प कलिका खाते हैं। ब्रुसेल्स स्प्राउट के अंदर स्प्राउट खाते हैं। और केल के अंदर क्या खाते हैं दोस्तों? टॉप लीव, यानी कि ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उन्हें अपन लोग खाते हैं। देखिए अपना जो सुपरवाइजर का पेपर था ना शायद 2018 वाला, उसके अंदर पूछा गया था कि भाई फूल गोभी या फिर पत्ता गोभी के अंदर खाने योग्य भाग क्या होता है। तो आपको ये चीजें भी अच्छे से याद इसके अंदर रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये आगे क्या इसकी जनरली सामान्य जानकारियां। अब अपन लोग आगे देखते हैं इसकी जलवायु और मृदा के बारे के अंदर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आती है क्या? जलवायु। सबसे बड़ा मानता हूं भाई मैं इस टॉपिक को, कद्दू वर्गीय सब्जियों के बाद यही सबसे बड़ा आता है, जलवायु। अब आपको एक बात तो मैं बता चुका हूं, जड़ वाली, तने वाली और पत्तियां वाली जो सब्जियां होती है ना, इनकी जलवायु कौन सी होती है दोस्तों? ठंडी जलवायु होती है। कौन सी होती है? ठंडी जलवायु। तो गोभी वर्गीय सब्जियां ठंडी जलवायु या फिर शीत ऋतु की होती है। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जो अपनी गोभी वर्गीय सब्जियां होती है ना दोस्तों, इनके अंदर जो अपनी फूल गोभी होती है ना, कौन सी? कॉलीफ्लोर, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राटिस, यानी कि जो फूल गोभी होती है ना, ये क्या होती है? तापमान के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। क्या होती है दोस्तों? यह है तापमान के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। तापमान के प्रति संवेदनशील होती है। तापमान के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? थर्मोसेंसिटिव। क्या बोलते हैं? थर्मोसेंसिटिव। थर्मोसेंसिटिव। थर्मोसेंसिटिव जनरली अपन लोग एक वर्ड के अंदर तापमान के प्रति संवेदनशील को लिख सकते हैं। तो थर्मोसेंसिटिव होती है कौन? अपनी फूल गोभी। तो फूल गोभी के अंदर अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों? तापमान के प्रति ये जो संवेदनशीलता है ना, इसको खत्म करने के लिए, किसके हो? तापमान के प्रति संवेदनशीलता को खत्म करने के लिए अपन लोग दो रसायनों का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक का नाम है क्या? CCC, और दूसरा है SADH। इन दोनों रसायनों का अपन लोग उपयोग करते हैं। इन रसायनों का लगभग अपना कितना? 2500 से लेकर के 5000 ppm। कितना? 2500 से लेकर के 5000 ppm मात्रा अगर अपन लोग फूल गोभी के ऊपर दोस्तों छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या होता है? इसकी जो तापमान के प्रति संवेदनशीलता होती है ना दोस्तों, ये खत्म हो जाती है फिर। तो ये आ गई अपनी क्या? इससे संबंधित जलवायु। अब अपन लोग आगे देखते हैं इससे संबंधित मृदा के बारे में। जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है ना, इनके अंदर बहुत सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है कि भी जो मृदा होती है ना, वो सदैव उदासीन ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? मृदा सदैव उदासीन होनी चाहिए। उदासीन होनी चाहिए, जिसका पीएच मान कितना हो दोस्तों? आपको याद रखना है, लगभग 6.5 से लेकर के 7.5। और देखो भी गोभी वर्गीय सब्जियों में तो बात यही लागू होती है, लगभग पीएच मान 7 के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, लगभग कितना होना चाहिए? 7 के आसपास ही होना चाहिए। इसके पीछे का कारण है, देखो जो अपनी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इनके अंदर आपको पता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, विकार बहुत सारे होते हैं।
होते हैं ना, बहुत सारे रोग होते हैं। तो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है, अगर इसके अंदर पीएच कम हुआ, क्या हुआ, पीएच कम हुआ। अब मैं चलो यहीं पे लिख ही देता हूँ, आपको वैसे भी बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले ही आप लोग देख लो। अगर पीएच कम हुआ तो मृदा कैसी होगी दोस्तों, अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो अम्लीय मृदा के अंदर एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है क्या, विबटेल। विबटेल नाम का एक डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें व्हाइट रस्ट, कौन सा, व्हाइट रस्ट, जो अपना एल्ब्रूगो कैंडिडा कवक होता है ना, उसकी वजह से होने वाला रोग है। और अगर अपन लोग देखें तो आपको पता है क्लब रूट, कौन सा, क्लब रूट, ये क्लब रूट नाम की डिजीज भी हो जाती है। तो ये दो तो आगे अपने लास्ट वाले क्या, रोग, और एक आगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये कौन सी मृदा में होता है दोस्तों, अम्लीय मृदा के अंदर यह होता है। अगर गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर मृदा का पीएच गिरा, यानी कि सोइल एसिडिक हुई, तो ये दिक्कत आ सकती है। विबटेल होगा और अपना क्या आएगा, व्हाइट रस्ट, क्लब रूट, ये डिजीज और डिसऑर्डर होंगे। अब देखो भाई, अपन लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ पे मृदा अम्लीय नहीं है, लेकिन मृदा कैसी है दोस्तों, क्षारीय। क्या है, क्षारीय। अब क्षारीय मृदा के अंदर भी दिक्कत आएगी। आपको पता होगा क्षारीय मृदा के अंदर जो कोल क्रॉप होती है, इनके अंदर भी एक डिसऑर्डर हो जाता है क्षारीय मृदा के अंदर भी। इसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है ब्राउनिंग। क्या नाम है दोस्तों, ब्राउनिंग। यानी इनके अंदर भूरापन विकसित हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, जनरली ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि आपको पता है क्षारीय मृदाओं में बोरोन की कमी हो जाती है। तो कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, ब्राउनिंग। तो न तो मृदा अम्लीय होनी चाहिए, नहीं क्या होनी चाहिए दोस्तों, क्षारीय। तो आप लोग इसको नोट कर लो एक बार के लिए। ये आगे आपकी क्या, जलवायु और मृदा। अब अपन लोग दोस्तों आगे देखेंगे क्या, इसकी जर्नल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। और सामान्य जानकारी अपनी खूब लंबी चलेगी अभी, क्योंकि कोल क्रॉप बोल रही है कि मेरे अंदर बहुत सारी सामान्य जानकारी है, आप लोग पढ़ते ही रहना बस इसको। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे क्या आगे, सामान्य जानकारी। चलिए भी अब देखते हैं अपन लोग हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी बोले तो इनसे संबंधित जनरल इंफॉर्मेशन, सारा कुछ लपेट देंगे अपन लोग इसके अंदर। अब देखो, जब अपनी कोल क्रॉप होती है ना दोस्तों, सारी की सारी, उसकी खास बात क्या होती है, सबसे पहली खास बात होती है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लो। लो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इनके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, कम पाई जाती है। और लो ही क्या होता है इनके अंदर, फैट यानी कि वसा की भी मात्रा क्या होती है दोस्तों इनके अंदर है, कम होती है। लेकिन इसके अंदर विटामिन की मात्रा अच्छी होती है। किसकी, विटामिन। विटामिन कौन कौन से, तो आपको याद रखना है, विटामिन अपना ए, विटामिन डी और सी, इन तीनों की मात्रा इसके अंदर अच्छी खासी पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें तो इनके अंदर खनिज तत्व, खनिज लवण बोल दो या फिर तत्व, खनिज तत्वों की मात्रा अच्छी पाई जाती है। खनिज तत्वों की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो आपको ये जनरल सी बात है, आप लोग आराम से याद रख सकते हो भी कोल क्रॉप क्या क्या खास बात होती है, इसके अंदर क्या क्या सामान्य जानकारी के अंदर अपन लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें, लो फैट होता है, लो कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए डी सी पाए जाते हैं। यहीं पर याद रख लो इनके अंदर प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। किसकी, प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये तो भाई आ गई एकदम जर्नल सी इंफॉर्मेशन जो आप सब लोगों को पहले से ही याद है। अब देखो, मैं सारी गोभी वर्गीय सब्जियों को एक साथ ही यहाँ पे याद करवाऊंगा आपको। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, क्या चीज, जो पत्ता गोभी होती है ना दोस्तों, क्या चीज अपनी, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के अंदर एक खास बात होती है, यह एंटी कैंसर जेनिक होती है, यानी कि कैंसर के प्रतिरोधी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक तत्व होता है, पत्ता गोभी क्या होती है, कैंसर प्रतिरोधी। क्या होती है, कैंसर प्रतिरोधी। भाई अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, कैंसर को फैलने से रोकेगी ये, और कैंसर प्रतिरोधी होती है। इसके पीछे का रीजन है, इसमें होता है एक तत्व जिसका नाम होता है दोस्तों क्या, इंडोल 3 कार्बोनिल। क्या नाम होता है, इंडोल 3 कार्बोनिल। इंडोल 3 कार्बोनिल रसायन की वजह से जो पत्ता गोभी होती है दोस्तों, वो क्या होती है, कैंसर के प्रति प्रतिरोधी होती है। इसके अलावा अगर अपन लोग और बात करें तो आपको एक चीज ये भी याद रखनी है। वैसे देखो, इंडोल 3 कार्बोनिल है ना, सारी की सारी कोल क्रॉप में होता है, जितनी भी कोल क्रॉप है सब में होता है, लेकिन ज्यादा किस में होता है, अपने
पत्ता गोभी के अंदर होता है। इस वजह से अपन लोग मेन कंपोनेंट किसका मानते हैं इसको, पत्ता गोभी का। अब देखो अगर अपन लोग पत्ता गोभी की सब्जी बना रहे हैं और पत्ता गोभी क्या है, कच्ची, यानी ऐसे अपन लोगों ने अभी तक पकाया नहीं है, तो कच्ची पत्ता गोभी में सुगंध, कच्ची पत्ता गोभी में सुगंध, बात करते हैं किसमें, कच्ची पत्ता गोभी में सुगंध। तो कच्ची पत्ता गोभी में सुगंध के लिए जिम्मेदार कौन सा रसायन होता है, तो आपको याद रखना है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से क्या होती है दोस्तों, कच्ची पत्ता गोभी के अंदर सुगंध आती है, जो कि आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन लोग पत्ता गोभी को पका देते हैं तो पकाने के बाद पत्ता गोभी में सुगंध किसकी वजह से आती है, डाइमिथाइल सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से, डाइमिथाइल सल्फाइड की वजह से। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हो कि पकी हुई पत्ता गोभी में, किसमें, पकी पत्ता गोभी में सुगंध किसकी वजह से आती है दोस्तों, एलाइल, किसकी वजह से आती है दोस्तों, तो ये आती है अपनी किसकी वजह से, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड की वजह से दोस्तों अपनी जो पक्की पत्ता गोभी होती है उसके अंदर सुगंध आती है। तो आपको ये सारी की सारी जनरल बातें इसके अंदर याद रखनी है। लेकिन देखिए अपन लोगों ने अभी तक एक बात नहीं की, जो अपनी क्रूसीफेरी फैमिली होती है, जिसे अपन लोग ब्रेसिकेसी कुल या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोल देते हैं, जो अपनी क्रूसीफेरी फैमिली या फिर ब्रेसिकेसी फैमिली होती है, इसके अंदर देखिए दोस्तों सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम होता है सिनीग्रीन। क्या नाम होता है, सिनीग्रीन। अगर ये सिनीग्रीन रसायन की मात्रा इनके अंदर कम है तो इनके अंदर आएगी सुगंध। अगर सिनीग्रीन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो सिनीग्रीन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या आएगी इनके अंदर, दुर्गंध बोल सकते हैं या फिर बदबू। तो आपको पूछे गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है, सामान्य जानकारियों में क्या पूछ ले, गोभी वर्गीय सब्जियों में सल्फर युक्त रसायन, सल्फर युक्त रसायन कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा होता है, सिनीग्रीन। कौन सा होता है, सिनीग्रीन नाम का जो रसायन होता है यह गोभी वर्गीय सब्जियों में होता है। यह दुर्गंध प्लस सुगंध दोनों के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगर मात्रा ज्यादा हुई तो दुर्गंध आएगी, अगर मात्रा कम रही तो गोभी वर्गीय सब्जियों में इसकी वजह से एरोमा रहेगी, अपन लोग बोल सकते हैं क्या रहेगी, सुगंध रहेगी। अब अपन लोग आगे बात करते हैं दोस्तों किसकी, गोभी वर्गीय सब्जियों की। तो अब देखिए गोभी वर्गीय सब्जियों में अपन लोग जनरल चीजों में बातें कर ली है। इनके अंदर कौन कौन से अपने पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट फैट के अंदर लो होती है, विटामिन ए डी सी पाया जाता है, इसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, खनिज तत्व भी होते हैं, कैंसर प्रतिरोधी तत्व है, कच्ची पत्ता गोभी, पकी पत्ता गोभी, सब बातें कर चुके हैं। अब देखिए अपनी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आती है, जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है ना दोस्तों, इनके अंदर आपको पूछ सकता है पॉलिनेशन, यानी कि परागण किसकी वजह से होता है। तो गोभी वर्गीय सब्जियों में परागण कैसा होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, परागण होता है इनके अंदर पर परागण, पर परागण। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बहुत बार, गोभी वर्गीय सब्जियों में परागण होता है स्व परागण, पर परागण, प्राय बहुधा पर परागण, प्राय पर परागण। तो आपको याद रखना है इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पर परागण। अब देखो जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं इसमें पर परागण क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, पर परागण के पीछे का कारण। तो देखिए कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से गोभी वर्गीय सब्जियों में पर परागण हो रहा है। अपन लोग देखते हैं वो कारण कौन सा है। तो सबसे पहला कारण है गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, स्त्री पूर्वता, जिसे अपन लोग बोलते हैं प्रोटोगाइनी। क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। अब देखो दोस्तों प्रोटोगाइनी प्रोटो एंट्री में पढ़ा चुका हूं। अगर अपन लोग बात करें प्रोटोगाइनी हिंदी में किससे कहते हैं, स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता यानी कि उसके अंदर जो मादा भाग होता है ना, कौन सा भाग है, जो अपना मादा भाग होता है, मादा भाग का पहले परिपक्व होना, पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है दोस्तों,
अपना प्रोटोगाइनी कहलाता है। अगर एक फूल के अंदर मान लो मादा भाग पहले परिपक्व हो रहा है और नर भाग बाद में, तो उन दोनों के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, अच्छे से परागण नहीं हो पाएगा। इस वजह से दूसरे पुष्प के परागण आएंगे ना, तो क्या होता है दोस्तों, पर परागण होता है। सबसे पहला कारण तो ये आ गया। दूसरा कारण देखो दोस्तों कौन सा आता है, दूसरा आता है जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है इनके अंदर स्व अनिश्चयता पाई जाती है, स्व अनिश्चयता, जैसे बोलते हैं अपन लोग इंग्लिश में क्या, सेल्फ इन कॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकैपेबिलिटी की वजह से क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर है पर परागण होता है। सेल्फ इनकैपेबिलिटी क्या होती है अपन लोग उसकी भी बात कर लेते हैं, स्व अनिश्चयता क्या होती है। और ये भी पूछ सकता है किस तरह की सेल्फ इनकैपेबिलिटी पाई जाती है, तो स्पेरोफाइटिक, कौन सी, स्पेरोफाइटिक है सेल्फ इनकैपेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं स्व अनिश्चयता क्या होती है, तो एक उदाहरण से समझना दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं अपन लोग, यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक ये पौधा है, उसके ऊपर ये नर भाग ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। तो फिर अपन लोग ले लेते हैं यहाँ पर पुष्प ले लेते हैं दो, एक पौधे का ये पुष्प आ गया और दूसरे पौधे का पुष्प आ गया क्या, ये वाला, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ये नर भाग आ गया और ये क्या आ गया, मादा भाग, ये नर भाग और ये मादा भाग। स्व अनिश्चयता के अंदर ये होता है कि जो अपना पुष्प ए और ये आ गया पुष्प बी, ये अलग अलग पौधों के ऊपर है। यहाँ पर ये जो नर है ना दोस्तों, ये इस मादा के साथ में, इसी पुष्प की मादा के साथ में क्या नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन या फिर संगम नहीं कर सकता, यानी कि इसके परागण अगर इस वर्तिका अगर पर गए तो आपस में क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। लेकिन इसी पुंकेसर के या फिर इसी अपने नर भाग के परागण इस वर्तिका अगर पर जाएंगे तो परागण हो जाएगा, तो परागण हो जाएगा। इसी तरह इसी पुष्प के जो ये परागकोश के जो परागण है यहाँ पर आएंगे तो परागण हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर गए तो परागण नहीं होगा। यानी कि एक पौधे के एक पुष्प के नर व मादा भाग दोनों जननक्षम होते हैं, फिर भी उनके अंदर क्या नहीं हो पाता दोस्तों, परागण नहीं हो पाता। इसे बोलते हैं अपन लोग क्या, सेल्फ इनकैपेबिलिटी। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी पाई जाती है किसमें दोस्तों, अपनी कोल क्रॉप के अंदर। तो आपको ये बात इनकी जनरल जानकारियों के अंदर अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं सिनी ग्रीन भी लिख देता हूँ दोबारा, सिनी ग्रीन। अब देखो दोस्तों, जो अपनी कोल क्रॉप होती है ना, उनके अंदर देखो दो डिसऑर्डर है। एक तरह से अपन लोग बोल सकते हैं दो मैकेनिज्म ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, पर परागण को बढ़ा रहे। तो आपको एक बात ये भी याद रखनी है, जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है ना, ये सर्वाधिक पर परागित हाईली क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल है या फिर क्रॉप है। आपको ये चीज भी याद रखनी है, क्या जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है, गोभी वर्गीय सब्जियां हाईली क्रॉस पोलिनेटेड वेजिटेबल बोल दो या फिर क्रॉप होती है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। अगर अपन लोग देखें कितने कितने परसेंट इनके अंदर पर परागण होता है, तो आपको सदैव याद रखना है गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर सर्वाधिक पर परागण किसमें होता है। तो गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर सर्वाधिक पर परागण होता है दोस्तों किसमें, जो ब्रोकली होती है ना, कौन सी, ब्रोकली, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक पर परागण होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपनी जो गांठ गोभी होती है ना, नोल खोल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोल खोल, के अंदर सर्वाधिक पर परागण होता है। इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं तो अपनी जो केल होती है ना, केल, इसके अंदर सर्वाधिक पर परागण होता है। इसके बाद अपनी कौन सी आ जाएगी, बाकी सभी की सभी, बाकी सभी की सभी। तो आपको पूछे गोभी वर्गीय सब्जियों में सर्वाधिक पर परागण किसमें होता है, ब्रोकली में। सर कैसे पता लगा, अपन लोग अगर बात करें जो ब्रोकली होती है दोस्तों, इसके अंदर लगभग कितना 95%, कितना 95%, 95% क्या होता है दोस्तों, पर परागण होता है। जो अपनी नोल खोल होती है दोस्तों, इसमें 91% क्या होता है दोस्तों, पर परागण होता है। जो अपनी केल होती है दोस्तों, इसके अंदर कितना पर परागण होता है, इसमें 83% पर परागण होता है। और बाकी सभी में 70 to 73% क्या होता है दोस्तों, पर परागण होता है। तो आप देख लो कितना ज्यादा पर परागण हो रहा है इनमें। अब देखो यहां से मेरे को एक चीज और बताने का मन कर गया आपको, कि आपको एक चीज याद रखनी है भाई, मेरे वाली लैंग्वेज आ गई भाई, कि थाने एक बात याद रखनी है। देखो
अपने को एक बात याद रखनी है, इतना ज़्यादा अगर पर परागण हो रहा है तो अगर अपन लोग चाहते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में बीज उत्पादन करना, क्या करना, सीड प्रोडक्शन करना, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग चाहते हैं भी बीजों के अंदर आनुवंशिक शुद्धता बनी रहे, तो अपन लोग गोभी वर्गीय सब्जियों को दूर दूर लगाते हैं, यानी कि बहुत लंबी दूरी पर लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो अगर आप चाहते हो बीज उत्पादन करना गोभी वर्गीय सब्जियों में, तो आपको आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते किसे हैं, किसी भी सब्जी के अंदर या क्रॉप के अंदर जब अपन लोग बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो अपन लोग क्या चाहते हैं, बीजों के अंदर आनुवंशिक शुद्धता बनी रहे, इसके लिए अपन लोग दूरी रखते हैं थोड़ी, उसे क्या बोल देते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस बोल दो, या फिर पृथक्करण दूरी, उसे क्या बोल देते हैं दोस्तों अपन लोग, पृथक्करण दूरी। देखिए जो अपनी गोभी वर्गीय सब्जियां होती है इनमें सबसे ज़्यादा पर परागण होता है, तो इनके अंदर अपन लोग देखते हैं आधार बीज यानी कि फाउंडेशन सीड, और दूसरा अपना क्या होता है, प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड। इन दोनों के लिए पृथक्करण दूरी कितनी कितनी रखते हैं, तो आधार बीज और प्रमाणित बीज के लिए दोस्तों याद रखना 1600 मीटर तो रखते हैं आधार बीज यानी कि फाउंडेशन सीड के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए दोस्तों 1000 मीटर क्या रखते हैं दोस्तों, पौधरोपण आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। तो आपको ये चीज़ें सारी की सारी अच्छे से याद रखनी है, आपको मैं भी दिख रहा होगा सही से, तो आपको अच्छे से याद रखना है ये चीज़, ठीक है दोस्तों। ये अपन लोगों ने थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी में और बातें कर ली। अब अपन लोग अगर आगे और देखें, क्या करें अपन लोग आगे और देखें, तो अपनी जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है दोस्तों, अगर इनको अपन लोग ज़्यादा खा लेते हैं ना तो दिक्कत भी हो जाती है। अभी तक सामान्य जानकारी चल रही है दोस्तों। अगर आप लोग क्या करोगे, कोल क्रॉप को कोल क्रॉप इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इन्हें ठंडी ऋतु में लगाते हैं दोस्तों, ये भी याद रखते हैं ना। अगर अपन लोग कोल क्रॉप को ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में बढ़िया क्वांटिटी के अंदर मार्केट में आ जाती है। अपने हॉस्टल वाले क्या करते हैं, अपने हॉस्टल वालों का काम होता है रोज की रोज पत्ता गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी। भाई मैं इस चीज़ से खुद जूझ चुका हूँ, भुगत भोगी हूँ मैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कोल क्रॉप ही बनाते हैं। तो देखो अगर आप लोग कोल क्रॉप का अधिक सेवन कर लेते हो, क्या कर लेते हो दोस्तों, अधिक सेवन कर लेते हो, तो आपको एक रोग हो जाता है। और रोग कौन सा होता है, वो गलगंड। कौन सा होता है दोस्तों, गलगंड बोल दो, या फिर इसे अपन लोग गोइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोइटर भी बोल सकते हैं, या मैं बात करूं इसे अपन लोग घेंगा रोग भी बोल सकते हैं। जनरली यह किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगर आप लोग ज़्यादा कोल क्रॉप खा लोगे तो भी ये रोग हो जाता है। अब अपन लोग और बात करें अगर इसकी सामान्य जानकारियों में, तो आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। अगर आप लोग क्या खा लेते हो कभी कभार, मशरूम। और मशरूम कौन सी, मशरूम जानते हो आप लोग, एक जैविक फंगस होता है। ये क्या होता है, जैविक फफूंद होती है जो खाने के लिए काम में आती है। लेकिन मशरूम में कौन सी की बात कर रहा हूँ, जहरीली मशरूम। कौन सी, जहरीली मशरूम। अगर दोस्तों अपन लोग जहरीली मशरूम खा लेते हैं तो इसके जहर को कम करने के लिए अपन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, पत्ता गोभी को। पत्ता गोभी को अपन लोग इसके जहर को कम करने के लिए काम में ले सकते हैं। जहरीली मशरूम का जहर कम करने हेतु जहरीली मशरूम के जहर को कम करने हेतु अपन लोग किसको काम में लेते हैं दोस्तों, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी को काम में लेते हैं। तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, जब नहीं है कि मैं आपको इसके जो डिसऑर्डर ऐसे मैकेनिज्म बता रहा था ना जिनकी वजह से इसके अंदर पर परागण होता है, तो वहाँ पर एक रीजन ये भी था, मैं आपको बताना भूल गया। जब अपनी फूल गोभी होती है ना, क्या चीज़ है, फूल गोभी। चलो यहीं पर जनरल चीज़ें इसमें ऐड कर लेना। क्या चीज़ें, फूल गोभी। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो फूल गोभी है उसके अंदर मेल स्टेरिलिटी, नर बंध्यता, क्या चीज़ें, नर बंध्यता किसने विकसित की। फूल गोभी में जनरली ये टेक्निक जो होती है ना, नर बंध्यता, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वगैरह, अपन लोग जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं ना तब अपने काम आती है। तो फूल गोभी में नर बंध्यता किसने उत्पन्न की थी दोस्तों, तो ये बात है लगभग कब की, 1981 की। कोई वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या, पियर्सन।
पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक का नाम क्या है? पियर्सन। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने फूल गोभी के अंदर क्या की थी? नरबंध्यता उत्पन्न की थी। आपको ये सारी की सारी सामान्य चीजें इसके अंदर अच्छे से याद रखनी है। अगर अपन लोग बात करें जो अपनी कोल क्रॉप होती हैं, इन्हें अपन लोग कैल्सिकोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैल्सिकोल। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। चलो इसी के अंदर देखते हैं। देखो दोस्तों, जो कोल क्रॉप होती है अपन लोग उन्हें क्या बोल सकते हैं? तो मैंने बोला उन्हें बोल सकते हैं अपन लोग कैल्सिकोल। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कैल्शियम युक्त मृदा के अंदर इन्हें अपन लोग आसानी से लगा सकते हैं। कैल्सिकोल। इन्हें अपन लोग कैल्सिकोल बोल सकते हैं क्योंकि कैल्शियम युक्त मृदा यानी कि चोक मृदा के अंदर अपन लोग आसानी से लगा सकते हैं। आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कोल क्रॉप को अपन लोग कैल्सिकोल क्यों बोल देते हैं दोस्तों? क्योंकि कैल्शियम युक्त मृदा में लगा सकते हैं, अम्लीय मृदा में नहीं लगा सकते और नहीं इन्हें अपन लोग क्षारीय मृदा में लगा सकते हैं। कुछ चीजें आपको और याद रखनी है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें। एक बुक है दोस्तों, क्या है? एक बुक है जिसका नाम है क्या? कोल क्रॉप। क्या नाम है जिसका? कोल क्रॉप। तो आपको पूछे ये कोल क्रॉप नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो आपको इस वैज्ञानिक का अच्छे से नाम याद रखना है। जो कोल क्रॉप नामक पुस्तक है दोस्तों, न्यूवोफ नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एक न्यूवोफ नाम की वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या लिखी थी दोस्तों? कोल क्रॉप नामक जो पुस्तक है इसको लिखा था। तो साइंटिस्ट का नाम है न्यूवोफ। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें तो आप लोगों को पता होगा एक अपनी जो सरसों वर्गीय जो फसलें होती हैं, यानी कि ब्रेसिकेसी फैमिली की जो सब्जियां मान लो या फिर फसलें होती हैं, इनसे संबंधित एक ट्राइंगल होता है। जैसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? ब्रेसिका ट्राइंगल, यू ट्राइंगल भी बोल देते हैं। तो वो किसने दिया था? तो आपको वो भी याद रखना है। ब्रेसिका फैमिली से संबंधित एक ट्राइंगल होता है जिसे बोलते हैं यू ट्राइंगल। जैसे क्या बोल देते हैं? यू ट्राइंगल। ये किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था दोस्तों नागाहेरू ने। कब दिया था? 1935 में। नागाहेरू एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्या? नागाहेरू। इन्होंने कब? 1935 के अंदर ये है ब्रेसिका ट्राइंगल नाम का जो ट्राइंगल होता है इसके बारे में बताया था। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। वैसे ये जो नागाहेरू है ना, इनका एक्चुअल नाम कुछ और ही था। आप लोग जो पढ़ते हो ना ब्रेसिका ट्राइंगल नागाहेरू ने दिया था 1935 में। इनका एक्चुअल नाम कुछ और ही था दोस्तों। तो वो उनका क्या नाम था? वू जुआंगचो। क्या था? वू जुआंगचो। इतना क्वेश्चन तो नहीं आएगा पर फिर भी लिख ही लेते हैं, जनरल चीज है। तो जैसे अपन लोग क्या बोलते थे? वू जुआंगचो। क्या नाम आ गया वैज्ञानिक का? वू जुआंगचो। ये थी भी अपनी सामान्य बातें किससे संबंधित है? कोल क्रॉप से। अब देखिए दोस्तों अपन लोग आगे बात करते हैं कोल क्रॉप से संबंधित। ये मैं भी आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं कोल क्रॉप की, कोल क्रॉप, सारी कोल क्रॉप की बातें चलती है। कोल क्रॉप को अपन लोग कोल क्रॉप इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि इन्हें ठंडी ऋतु में लगाते हैं। कब लगाते हैं दोस्तों? ठंडी ऋतु के अंदर अपन लोग इनको लगाते हैं। आपको पता है जो कोल क्रॉप होती है सामान्यतः क्या होती है? द्विवर्षीय होती है। सामान्यतः द्विवर्षीय होती है। अगर अपन लोग इन्हें खाने के पर्पज से लगा रहे हैं, किस पर्पज से? खाने हेतु लगाते हैं अपन लोग। खाने हेतु लगाना है तो अपने को उदाहरण से समझना। जैसे कि मुझे पत्ता गोभी का प्रोडक्शन चाहिए तो पत्ता गोभी में खाने योग्य भाग क्या होता है? हेड। बात करूं फूल गोभी की तो उसमें करड़ इत्यादि। देखो अगर अपन लोग गोभी वर्गीय सब्जियों को खाने हेतु लगाएंगे तो ये क्या होती है दोस्तों? एक वर्षीय। क्या होती हैं? एक वर्षीय। क्योंकि अगर आप लोगों ने जब पत्ता गोभी फूल गोभी को लगाया है तो एक सीजन के अंदर इनके अंदर कर्ड का विकास हो जाएगा या फिर अपन लोग बोल सकते हैं हेड का डेवलपमेंट हो जाएगा।
तो एडिबल पर्पज से जो कोल क्रॉप होती है ना वो होती है दोस्तों 1 वर्षीय। अगर यहीं पर मैं बात करूं किसके लिए, बीज उत्पादन हेतु, बीज उत्पादन हेतु, तो आपकी जो सारी की सारी कोल क्रॉप है ना, अगर बीज उत्पादन हेतु देखें तो वो क्या होती है, द्विवर्षीय। क्या होती है, द्विवर्षीय, यानी कि बाई एनुअल। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, बीज उत्पादन हेतु ये क्या होती है, द्विवर्षीय। अब एक चीज यहां पर आप लोगों ने देखी क्या, बीज उत्पादन। बीज उत्पादन कैसे होगा कोल क्रॉप में, पहले तो अपना जो एडिबल पार्ट है उसका विकास होगा, उसके बाद पुष्प कलिका आएगी। क्या आएगी, पुष्प कलिका आएंगी, उस पर पुष्प आएंगे, फिर क्या होगा, अपना बीज का निर्माण होगा। तो क्या होगा, अपना बीज उत्पादन होगा। तो उसके अंदर अपने को 2 सीजन लग जाते हैं, इस वजह से ये क्या होती है, द्विवर्षीय। अब मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको समझाने का एक और ही था। आपको पता है अगर अपन लोग बीज उत्पादन करना चाहते हैं किसमें, कोल क्रॉप में। किसमें चाहते हैं, कोल क्रॉप में सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सीड प्रोडक्शन, तो यह द्विवर्षीय होती है। सीड प्रोडक्शन के लिए अपने को फ्लावरिंग तो चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, फ्लावरिंग तो चाहिए। तो आपको एक बात बताऊं मैं, कोल क्रॉप सारी की सारी कौन सी ऋतु की है, शीत ऋतु की। कौन सी ऋतु की है, शीत ऋतु की है। शीत ऋतु की है तो इनके अंदर अपने को क्या चाहिए, अभी पुष्पन चाहिए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, बीज उत्पादन करना। तो पुष्पन के लिए जो कोल क्रॉप होती है इनको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, चिलिंग टेम्परेचर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, चिलिंग टेम्परेचर। तो कोल क्रॉप के अंदर पुष्पन के लिए ना चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा माना जाता है अगर कोल क्रॉप के अंदर लगभग मैं आपको अगर रेशियो में बताऊं तो 7 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य अगर तापमान होगा तो पुष्पन अच्छा होगा। क्या होगा, पुष्पन अच्छा होगा। हर एक कोल क्रॉप के लिए अलग अलग से तापमान दिया गया है, तो अपन लोग बात करते हैं। तो आपको याद रखना है कोल क्रॉप के अंदर पुष्पन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अपने को चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वो चिलिंग टेम्परेचर है ये अलग अलग होता है दोस्तों। तो अपन लोग बात करते हैं कुछ एक सब्जियों की जिनके अंदर अपने को अलग से चिलिंग टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रॉप, एक सारणी बना लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं क्रॉप्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या थोड़ा अच्छा लगेगा यार ऐसे, अपन लोग कंटेंट तो पूरा लिख लेते हैं, लास्ट के अंदर क्या करते हैं सारणी वारणी में थोड़ा सा अपन लोग कंजूसी कर जाते हैं। तो बना ही देता हूं आज तो, चलिए भी यहाँ पर लिख लो आप लोग क्या, क्रॉप्स। कौन सी अपनी क्या है, सब्जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में मैं देखूं तो चिलिंग टेम्परेचर, क्या देखेंगे, चिलिंग टेम्परेचर, और ये तापमान कितने दिन तक चाहिए, कितने वीक्स तक चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर निम्न तापमान की या फिर लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसके लिए, पुष्पन को प्रेरित करने के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए चाहिए होती है वो। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कोल क्रॉप के अंदर कौन सी अपन लोग क्रॉप देखेंगे, तो 1 नंबर पे देखेंगे अपन लोग कौन सी दोस्तों, कैबेज। कौन सी देखेंगे, कैबेज। मुख्य रूप से अपनी जो मेन एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जो दोस्तों अपनी कैबेज होती है इसके अंदर लगभग कितना 4 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है पुष्पन के लिए। तो चिलिंग टेम्परेचर कितना, 4 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस, और कितने वीक के लिए, 6 से 8 वीक के लिए। तो 1 नंबर पे क्या आ गया अपना कैबेज। 2 नंबर पे अगर अपन लोग देखें तो दोस्तों अपना क्या आता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट। क्या आता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो ब्रुसेल्स स्प्राउट होता है दोस्तों, इसके अंदर लगभग कितना 4 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए होता है अपने को, चिलिंग टेम्परेचर, और कितने टाइम के लिए, 4 से 6 वीक के लिए। और लास्ट आता है अपना, आपको जो याद रखने इंपॉर्टेंट में, अपना नोल खोल। क्या आता है, नोल खोल। नोल खोल के अंदर दोस्तों अपने को कितना चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, 7 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस, और सप्ताह कितने दोस्तों, 5 से लेकर के 7 वीक तक। आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी होती है। अगर आपको पूछे कि आपको किसमें, जो अपनी पत्ता गोभी है उसके अंदर पुष्पन को प्रेरित करना है, पुष्पन अच्छा हो, इसके लिए निम्नतम तापमान, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फिर चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 4 से 10, ब्रुसेल्स स्प्राउट में 4 से 10, नोल खोल में 7 से 10। तो ऑन एवरेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, लगभग कितना 4 से 10 या फिर 5 से 10। आप लगभग औसत में इसको याद रख सकते हो।
आपके सामने आ गया है दोस्तों ये। अब अपन लोग बात करते हैं आगे। अगर अपन लोग जनरल चीज़ों में और बातें करें तो आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूं मैं। उसके अंदर आपको याद रखना है दोस्तों, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं दोस्तों। चलिए भी क्या है कि थोड़ी लंबी क्लास खिंच गई अपनी, तो अपन लोग और भी आगे देखते हैं। अपन लोग कोल क्रॉप को ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों, आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। अब देखिए मैं बात करता हूँ कोल क्रॉप से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है। अपन लोग कोल क्रॉप के अंदर 2 टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। एक तो होती है क्या, स्कूपिंग। क्या होती है, स्कूपिंग। अपना हिंदी मीडियम का बेंच है तो अपन लोग शुद्ध हिंदी में ही इसको पढ़ेंगे। स्कूपिंग सबसे पहली टर्मिनोलॉजी यही आती है। स्कूपिंग कहते किसे, देखो भाई, जो अपनी गोभी वर्गीय सब्जियां होती है उनके अंदर बीज उत्पादन की तकनीक होती है क्या, स्कूपिंग। बीज उत्पादन हेतु तो अपन लोग क्या करते हैं, स्कूपिंग। किसके लिए, सीड प्रोडक्शन हेतु। सीड प्रोडक्शन हेतु अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, स्कूपिंग। स्कूपिंग क्या होती है देखिएगा, जैसे कि ये सोइल है और ये यहाँ पर क्या है अपना फूल गोभी है। किसका प्लांट है, फूल गोभी का। और ये यहाँ पर क्या आ गई, इसकी पत्तियाँ आ गई। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं इनके अंदर क्या होता है, पहले इनका जो एडिबल पार्ट होता है उसका विकास होता है। तो भी इसके अंदर फूल गोभी के अंदर किसका डेवलपमेंट हो गया, अभी कर्ड का विकास हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इससे सीड प्रोडक्शन करना। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो कर्ड है ना, कर्ड बीच वाला जो हिस्सा है इसको हटा दूंगा। क्या कर दूंगा, इसको हटा दूंगा। कर्ड को क्या करूँगा, मैं एक चम्मच लूँगा, स्कूप लूँगा। स्कूप बोलते हैं ना, हाँ चमची, भैया अपने जैसी बात, हम चमची बोल देते। एक चमची ली मैंने, तो अपना जो कर्ड है ना उस पर मारा और बीच से कर्ड को उठा दिया यानी कि बाहर निकाल दिया। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फायदा ये होगा कि यहाँ से एक बढ़िया सुव्यवस्थित क्या निकलेगी, एक पुष्प कलिका निकलेगी। क्या निकलेगी, एक बढ़िया सी सुंदर सी पुष्प कलिका निकलेगी। तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, स्कूपिंग। क्या बोलते हैं, स्कूपिंग। स्कूपिंग से फायदा क्या हुआ, स्कूपिंग से फायदा ये हुआ कि कर्ड का डेवलपमेंट रुक करके जो अपनी फ्लावर बड थी, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो पुष्प कलिका थी, उसका विकास क्या हो गया, शुरू हो गया। पुष्प कलिका का विकास शुरू हो गया तो दोस्तों आपको पता है क्या होगा, बाद में सीड प्रोडक्शन होगा। तो फूल गोभी के अंदर बीज उत्पादन की तकनीक, या फिर कोल क्रॉप के अंदर बीज उत्पादन की तकनीक कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है स्कूपिंग। स्कूपिंग के लिए आप लोग क्या करते हो, एक चम्मच लेंगे और कर्ड को उड़ा देंगे। क्या कर देंगे, कर्ड यानी बीच वाले हिस्से को उड़ा देंगे। तो ये तो आ गई आपकी स्कूपिंग। स्कूपिंग के बाद में 2 नंबर टर्मिनोलॉजी थी आपकी, वो क्या थी दोस्तों, थोड़ा नीचे आ जा, मैं थोड़ा वापस ऊपर जा मेरे भाई। 2 नंबर टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है ब्लांचिंग। क्या नाम है, ब्लांचिंग। अब देखो मैं आपको पीएचडी पहले पढ़ा चुका हूँ, पीएचडी है जो अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वो पहले पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने बताया था एक ब्लांचिंग अपनी फूल गोभी में होती है, फूल गोभी में होती है, वहां पर भी जिक्र कर रहे थे। अब अपन लोग देख लेते हैं ब्लांचिंग होती क्या है। आपको पता है जो फूल गोभी होती है उसका ये जो कर्ड होता है, अगर अपन लोग इसे मार्केट में बेचना चाहते हैं तो इसका रंग कैसा होना चाहिए दोस्तों, एकदम व्हाइट होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, फूल गोभी में जब कर्ड का निर्माण हो चुका होता है तो ऊपर अपने होते हैं सूर्य भैया, तो इनका आता है क्या, प्रकाश। क्या आता है दोस्तों, प्रकाश आता है। प्रकाश यानी कि टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इसका कर्ड होता है ना, ये इसके अंदर पीलापन आने लग जाता है। क्या आने लग जाता है, पीलापन आने लग जाता है। और पीलापन आने लग गया, अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाऊंगा तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसान को क्या होता है दोस्तों, नुकसान होता है। तो अब किसान क्या करता है, इस पीलेपन को रोकने के लिए वो क्या करता है, जो साइड में फूल गोभी की जो पत्तियां होती है ना, उनसे क्या कर देता है, इस कर्ड को कवर कर देता है। एक उदाहरण से मानना ये क्या थी, पत्तियां थी, तो पत्तियों से क्या कर दिया, इस कर्ड को उसने कवर कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग। यानी कि फूल गोभी के अंदर जो कर्ड होता है उसको अपन लोग
पत्तियों से या फिर कोई पॉलीथीन से या फिर कोई कपड़े से कवर कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लांचिंग। तो आपको याद रखना है ब्लांचिंग का संबंध किससे है। तो भाई पहला तो देख लो अपन, पहले तो देखना है अपने को ऑप्शन में क्या है, ब्लांचिंग कौन सी पूछी है उसने। अगर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वाली पूछी है तो बताएंगे अपन लोग ब्लांचिंग किसे कहते हैं। 2 से 5 मिनट के लिए फल सब्जियों को पानी में गर्म किया, क्यों किया? क्योंकि उनका रंग व स्वाद बना रहे, उनके अंदर जो एंजाइम है वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। इस वजह से अपन लोग क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं इस ब्लांचिंग की, ये किस में की जाती है? कॉलीफ्लावर में की जाती है। क्यों की जाती है? कर्ड का कलर येलो नहीं हो, कर्ड का कलर पीला नहीं हो, इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, कुछ एक फूल गोभी की किस्में होती है जिनमें ब्लांचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें अपन लोग बोल सकते हैं सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी, ब्लांच्ड वैरायटी। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी सेल्फ ब्लांच वैरायटी है। तो मैं आपको बोलूँगा आप बस एक किस्म याद रखो, बार बार पूछी जाती है जो, वो कौन सी है? पूसा हिमज्योति, हिमज्योति। पूसा हिमज्योति नाम की जो किस्म है, इसमें अपने को ब्लांचिंग की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ ब्लांच, यानी कि जो पत्तियां होती है वो खुद ब खुद कवर कर लेती है किसको, कर्ड को। तो भाई देखो अभी तक अपन लोगों ने लगभग नॉर्मल सभी सामान्य बातें कर ली किससे संबंधित दोस्तों। तो ये सारी की सारी सामान्य बातें की अपन लोगों ने। अरे भाई कम हो जाए यार, आज ये एसी का टेम्परेचर भी कम नहीं हो रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, फूल गोभी से संबंधित। लेकिन देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ही, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार अपन लोग जब सुपरवाइजर का पेपर देते हैं ना, वो भी कौन सा, यूनिवर्सिटी वाला, तो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन लोग वो भी देख लेते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहाँ से आ जाते हैं। तो आपको अब हेडिंग रहेगी क्या, सामान्य जानकारी चल रही है, कुछ महत्वपूर्ण गोभी वर्गीय सब्जियों के संकरण, गोभी वर्गीय सब्जियों का संकरण। यानी कि अपन लोग देखेंगे अब कुछ हाइब्रिड जो अपने किससे बने हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर ही संकरण से बने हैं। तो इस संकरण को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, अंतरजातीय संकरण, क्या बोल सकते हैं, अंतरजातीय संकरण। तो बात करते हैं कुछ ऐसे संकरणों की। तो आपको ये चीज बड़े अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा एक होती है अपनी नाभिकोल, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन लोग नेबिकोल। ये जो नेबिकोल है ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। 2 स्पीसीज के मध्य क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है। वो कौन कौन सी है देखना दोस्तों। तो मैं बात करूं वो कौन कौन सी है, एक तो है केल और एक है टर्निप। एक था अपनी क्या, केल का क्रॉस करवाया अपन लोगों ने किससे, टर्निप, यानी कि सलजम से क्रॉस करवाया। तो अपनी क्या बनी थी दोस्तों, नाभिकोल। क्या बनी थी, नाभिकोल, या फिर नेबिकोल भी अपन लोग इसे बोल सकते हैं। 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, 2 नंबर पे आती है अपनी कौन सी, कोलिकोप। कौन सी आती है, कोलिकोप, कोलिकोप। ये जो कोलिकोप है दोस्तों, ये किस किस का संकरण है, तो आपको ये चीज भी याद रखना है कि कोलिकोप केबेज और कोलीफ्लोर का, केबेज क्रॉस कोलीफ्लावर, कोलीफ्लावर और अपनी जो केबेज है, इन दोनों के क्रॉस से क्या बनी थी अपनी कोलिकोप। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद अपनी नेक्स्ट आती है, इसका नाम है क्या, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे देखिए दोस्तों आती है अपनी स्पीड, स्पीडी भी बोल सकते हैं इसे। यह भी एक अंतरजातीय संकरण है। यह किस किस का क्रॉस है दोस्तों, तो यह अपना टर्निप और केबेज का क्रॉस है, टर्निप इंटू केबेज। केबेज के क्रॉस से क्या बना था, अपनी स्पीड बना था। और 4 नंबर पे अगर अपन लोग क्रॉस देखें तो 4 नंबर पे कौन सा क्रॉस आता है दोस्तों, 4 नंबर पे आता है अपना रेफेनो ब्रेसिका। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा, रेफेनो
ब्रेसिका, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस है दोस्तों, अच्छे से याद रख लेना इसको। कौन सा? रेफेनो ब्रेसिका। यह रेडिस और कैबेज का है। किस किस का? रेडिस यानी कि मूली, इनटू कैबेज। किस किस का क्रॉस है दोस्तों? ये है रेडिस और कैबेज का क्रॉस है। तो आपके सामने मैंने कुछ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड लिखे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं दोस्तों। किसी ना किसी एग्जाम में पक्का यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन है जरूर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या क्या बताया मैंने आपको। मैंने बताया कुछ महत्वपूर्ण गोभी वर्गीय सब्जियों के संकरण। सबसे पहले क्या बताया था दोस्तों? नेबिकोल या फिर नाबिकोल बोल देते हैं अपन लोग इसे। जो नाबिकोल होता है किस किस का क्रॉस होता है दोस्तों? ये अपना केल और टर्निप का। किसका? केल और टर्निप। ठीक है दोस्तों, सलजम बोलते हैं टर्निप को अपन लोग। कोलीकोब की बात करूं मैं, ये कैबेज और कॉलीफ्लावर का। कैबेज और कॉलीफ्लावर का अगर अपन लोगों ने क्रॉस कराया तो क्या बनी थी? कोलीकोब। मैंने टर्निप और फिर कैबेज का क्रॉस करवाया। किसका? कैबेज का। टर्निप और कैबेज का क्रॉस करवाया तो स्क्विड नाम की क्या बनी थी? कोल क्रॉप बनी थी। जनरली ये अपनी क्या होती है? रूट वेजिटेबल होती है। क्या होती है? रूट वेजिटेबल होती है। रेफिनो ब्रेसिका अगर अपन लोग बात करें तो रेडिस और कैबेज के क्रॉस से क्या बनी थी? रेफिनो ब्रेसिका। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद है रखनी है। और जनरल चीजों के अंदर अपने को ज्यादा बात करने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है, अपन लोगों ने सारी बातें कर ली है। बस यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हो। आपको कभी भी पूछ भी सकता है यार ये चीज आसान सी है। ये फूल गोभी को भारत में सर्वप्रथम कौन लेके आया? कहाँ पर है दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम। तो ये बात है कब की दोस्तों? 1822 की। और 1822 के अंदर डॉक्टर थे अपने, कौन है? जेम्सन। डॉक्टर जेम्सन लेके आए थे। और कहाँ से लेकर आए दोस्तों? तो ये इंग्लैंड से लेके आए थे। कहाँ से? इंग्लैंड से लेके आए थे। तो आप इस चीज को भी नोट डाउन दोस्तों कर लीजिए। तो ये आ गया अपना दोस्तों क्या सारा का सारा कोल क्रॉप से संबंधित सामान्य जानकारियां। अब अपन लोग दोस्तों आगे देखेंगे कोल क्रॉप जो होती है अपनी, उनकी बीजर, उनके अंदर बुआई, नर्सरी कब लगाते हैं, ये सारी की सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कोल क्रॉप के अंदर बीजर और बुआई का समय। बुआई का समय। चलिए दोस्तों अब अपन लोग बनाते हैं एक सारणी। सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग फसल। दो नंबर पे आएगा क्या अपना? नर्सरी में लगाने का समय। लगाने का समय। फिर आएगा दोस्तों क्या? पौधरोपण। उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग हैं? पौधरोपण। उसके बाद देखेंगे क्या दोस्तों? बीज दर। क्या देखेंगे दोस्तों? बीज दर। ठीक है दोस्तों। फिर आएगी अपनी क्या? R/P। R/P यानी कि पौधरोपण है दूरी। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबकी। अगर मैं बात करूं फसल की, तो फसल कौन सी अपनी? मुख्य रूप से फूल गोभी। कौन सी? फूल गोभी। चलिए दोस्तों देखते हैं। फूल गोभी में दोस्तों तीन तरह की किस्में होती है। एक होती है अगेती किस्म, जिसे अपन लोग उष्ण वैरायटी भी बोल देते हैं। एक होती है मध्यम और एक पछेती। तो सबसे पहले कौन सी आती है अपनी? अगेती किस्म। कौन सी आती है? अगेती किस्म। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी? अगेती किस्म की, तो अगेती किस्म को अपन लोग नर्सरी में कब लगाते हैं दोस्तों? नर्सरी में लगा देते हैं लगभग मई से लेकर के जून माह में, मई टू जून। ठीक है दोस्तों। इसका अपन लोग पौधरोपण या फिर बात करें ट्रांसप्लांटिंग, तो ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं दोस्तों? इसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं अपन लोग जुलाई से अगस्त में। यानी कि आपको पता ही होगा लगभग एक महीने की अपन लोग नर्सरी लगाते हैं।
बीज दर की बात करें अपन लोग किसकी, अगेती किस्मों की, तो कितनी होती है दोस्तों 600 से लेकर के 700 ग्राम, 600 से लेकर के 700 ग्राम। और आर इंटू पी कितनी होती है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज़ भी बड़े अच्छे से याद दोस्तों रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें बाद में दूसरी वैरायटी कौन सी आती है इसकी, दूसरी वैरायटी आती है इसकी दोस्तों कौन सी, मध्यम वैरायटी, मध्यम किस्में। अगर अपन लोग बात करें मध्यम जो किस्में होती हैं इनकी नर्सरी कब लगाते हैं, तो लगाते हैं जुलाई अगस्त। कब लगाते हैं दोस्तों, जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने के अंदर अपन लोग क्या करते हैं इनकी नर्सरी लगाते हैं। और लगभग 1 महीने के बाद यानी कि अगस्त सितंबर के अंदर अपन लोग क्या कर देते हैं, अगस्त टू सितंबर के अंदर अपन लोग इनका पौध प्रतिरोपण कर देते हैं। और यहाँ पर बीज दर रहेगी कितनी 350 से लेकर के 400 ग्राम। और अब देखिएगा दोस्तों क्योंकि मध्यम किस्में हैं तो इनमें वृद्धि क्या होगी, ज़्यादा होगी, वृद्धि ज़्यादा होगी तो आर इंटू पी रहेगी 45 इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब अपन लोग बात करते हैं पछेती किस्में। पछेती किस्में एकदम अपन लोग ठंड में लगाएंगे। अगर अपन लोग बात करें पछेती किस्में तो अपन लोग नर्सरी लगाएंगे कब, सितंबर टू अक्टूबर। और इसे ट्रांसफर करेंगे 1 महीने बाद यानी कि अक्टूबर टू नवंबर ट्रांसफर करेंगे। और सीड रेट सेम रहेगी कितनी 350 से 400 ग्राम। और यहाँ पर देखिए पछेती किस्में बढ़िया शरद ऋतु में होगी तो आर इंटू पी रहेगी 60 इंटू 45। कितनी रहेगी दोस्तों 60 इंटू 45 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर जो कोल क्रॉप है इसकी वृद्धि क्या होगी, अच्छी होगी। तो आपको याद रखना है फूल गोभी के अंदर नर्सरी लगाते हैं मई जून में, अगेती किस्मों की जुलाई अगस्त में पौध प्रतिरोपण, 600 से 700 ग्राम क्या है सीड रेट है, आर इंटू पी है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें मध्यम किस्मों की तो जुलाई अगस्त के अंदर नर्सरी लगा देते हैं। 1 महीने बाद आपको पता है नर्सरी में पढ़ा चुका हूँ मैं, सब्जियों की नर्सरी लगभग कितने वीक की लगाते हैं, 4 से 6 सप्ताह की यानी कि 1 माह की लगाते हैं। तो अगस्त टू सितंबर में इसमें पौध प्रतिरोपण कर देंगे, बीज दर रखेंगे 350 से 400 ग्राम, 45 इंटू 30 सेंटीमीटर इसमें पौधरोपण दूरी रखेंगे। पछेती किस्मों के अंदर सितंबर अक्टूबर में नर्सरी लगाएंगे, पौधरोपण करेंगे अक्टूबर नवंबर में। और बीज दर कितनी होगी 350 से 400 ग्राम। और आर इंटू पी कितनी होती है 60 इंटू 45। तो ये सारी चीजें आपको किसके अंदर याद रखनी थी, फूल गोभी के अंदर याद रख लोगे दोस्तों। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ये तो नहीं बताया गोभी वर्गीय सब्जियों में नर्सरी का आकार। तो देखो भाई अपन लोग नर्सरी के अंदर पढ़ चुके हैं जो अपनी कोल क्रॉप होती है इनके अंदर नर्सरी का आकार कितना होता है दोस्तों। तो इनके अंदर अगर अपन लोग बात करें तो नर्सरी का आकार कितना होता है 200 से 250 मीटर स्क्वायर। कितना होता है 200 से 250 मीटर स्क्वायर। आपको ये चीजें यहीं से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या आता है अपना, नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना पत्ता गोभी। किसकी बात करेंगे अब, पत्ता गोभी यानी कैबेज। कैबेज की आपको याद रखनी है अगेती मध्यम और पछेती किस्मों की बीज दर। अगर आपको पूछे अगेती किस्मों की बीज दर या आपको पूछे क्या मध्यम किस्म की या पूछे किसकी पछेती किस्म की बीज दर, तो देखिए दोस्तों जो अगेती किस्म होती है इसकी बीज दर होती है 500 ग्राम। कितनी होती है 500 ग्राम। और मध्यम और पछेती की सेम होती है लगभग कितनी 375 ग्राम। लगभग 375 ग्राम क्या होती है दोस्तों इसकी बीज दर होती है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें गांठ गोभी होती है एक, तो गांठ गोभी की बीज दर कितनी होती है दोस्तों 1 से लेकर के 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर। गांठ गोभी की 1 से लेकर के 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर। और ब्रोकली की जो ब्रोकली होती है इसकी 500 ग्राम। कितनी 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों बीज दर होती है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। तो आपके सामने मैंने बुआई का समय और सब बता दिया आपको दोस्तों। अब अपन लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों अगर अपन लोग गोभी वर्गीय सब्जियों को शीत ऋतु में लगा रहे हैं तो वैसे तो मैंने आपको चिलिंग टेम्परेचर वगैरह बता दिया। गोभी वर्गीय सब्जियों को अपन लोग रबी ऋतु में लगाएंगे तो इनके लिए कर्ड के लिए और हेड के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो आप याद रखना। ये चीज यहाँ पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात कर रहा हूँ मैं टेम्परेचर की। अगर आपको पूछे फूल गोभी में, किसमें फूल गोभी में किसके निर्माण के लिए, कर्ण निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, देखो आप लोग याद रखना कितना 17 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। कितना 17 से 20 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है ऑप्टिमम।
लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया दोस्तों। कैसे आ गया? अब वो बोलेगा जो अपनी फूल गोभी होती है उसकी जो अगेती किस्में होती है इनकी वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान। सीधा कर्ड के लिए पूछे तो आपने बता दिया, आप क्या पूछेगा? फूल गोभी में अलग अलग तापमान पूछेगा कि अगेती किस्मों के लिए बढ़िया तापमान बता। अगेती किस्म यानी कि जो उष्ण जलवायु वाली है, अगेती किस्म यानी कि जो उष्ण जलवायु वाली है। इसके बाद आती है क्या? मध्यम किस्में। इसके बाद आती है दोस्तों कौन सी? पछेती किस्में। पछेती किस्में। इन तीनों के अंदर अपने को तापमान अच्छे से याद रखना है। अगर आपको पूछे उष्ण जलवायु के लिए उपयुक्त तापमान तो 20 से 25 कितना होता है दोस्तों? 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये लो भी 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे मध्यम के लिए तो आपको याद रखना है कितना? 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको पूछे पछेती के लिए तो आप कितना बताओगे दोस्तों? 10 से लेकर के 12 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। और फूल गोभी में कर्ड बनाने के लिए 17 से 20। और यहीं पर अपन लोग एक चीज और नोट कर लेते हैं, जो पत्ता गोभी होती है, कौन है? पत्ता गोभी। आपको पूछेगा सीधा सीधा पत्ता गोभी में किसके निर्माण के लिए हेड फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त तापमान तो कितना आएगा दोस्तों? 15 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या रहता है? एकदम उपयुक्त रहता है। तो यहाँ पर आ गई है दोस्तों अपनी सारी की सारी जनरल बातें किससे संबंधित है? कोल क्रॉप से संबंधित। तो एक बार देख लीजिएगा, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, इससे बाहर कोल क्रॉप में कुछ बचा अपना नहीं है। चलिए भी दोस्तों देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने, क्योंकि कोल क्रॉप थोड़ा सा लेंथी रह जाता है और अपन लोगों ने पढ़ा भी सही से। देखिए अगर मैं बात करूं कोल क्रॉप कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो कोलिस जो शब्द होता है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्टेम। चलिए भी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोगों ने क्या पढ़ा? वानस्पतिक वर्गीकरण। सारी की सारी अपने यहाँ पे सब्जियां दे रखी है। देखिएगा ये सबसे पहले इनका देखा था अपन लोगों ने वानस्पतिक वर्गीकरण। इसमें है सबसे पहले फूल गोभी। फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर का बोटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। अब सबके क्या रहेगा? ब्रेसिका ओलेरेसिया सेम रहेगा, वैरायटी बदलेगी। पत्ता गोभी में वैरायटी कैपिटाटा, गांठ गोभी में गोगिलोडस, और अपन लोग बात करें ब्रोकली में तो इटालिका, ब्रुसेल्स स्प्राउट में जेमिनीफेरा और केल के अंदर एसेफला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप लोग, आपको पूछे जो कोल क्रॉप होती है इनका एंसेस्टर कौन होता है, फिर पूर्वज कौन होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेट्रेटस। क्या होता है इनका? एंसेस्टर बोल दो या फिर पूर्वज बोल दो। इन्हें अपन लोग जनरली बोल देते हैं कि अपनी वाइल्ड कैबेज बोल दो या फिर वाइल्ड मस्टर्ड बोल दो। जो वाइल्ड मस्टर्ड है उसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन से अपनी जो कोल क्रॉप है वो बनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर देख लीजिए जो अपनी वाइल्ड मस्टर्ड या वाइल्ड कैबेज होती है उसे अपन लोग कोलवर्ड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है कॉलीफ्लावर। लैटिन भाषा का शब्द है, कैबेज फ्रेंच का। कैबेज जो शब्द है ना ये फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से? कोबेची शब्द से लिया गया है। और इस कोबेची शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? हेड। क्या अर्थ होता है? हेड जैसी संरचना। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। नोलफोल जर्मन का है, ब्रोकली इटालियन वर्ड है। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ कोल क्रॉप बोलते हैं डॉक्टर प्रीतम कालिया को। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर क्या करते हैं? काम करते हैं। इनकी फैमिली होती है क्रूसिफेरी, गुणसूत्र संख्या 18, उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इनफ्लोरेसेंस देखें तो सभी सभी कोल क्रॉप में रसीम होता है, लेकिन पत्ता गोभी में क्या होता है दोस्तों? कैटकिन होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है अपन लोगों ने? एडिबल पार्ट की बात की है। फूल गोभी के अंदर कर्ड होता है, पत्ता गोभी में हेड, गांठ गोभी में नोक, फूला हुआ तना, स्वेलन स्टेम भी बोल देते हैं, इसे याद रखना है दोस्तों इसको। ब्रोकली के अंदर पुष्पकलिका जो अपना जेट के अंदर पूछा गया था, कब पूछा गया था? जेट 2022 के अंदर, इसी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उनके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है फिर भी पूछा गया है। ब्रुसेल स्प्राउट के अंदर स्प्राउट खाते हैं अपन लोग, और केल के अंदर टॉप लीव्स खाते हैं। इसके बाद देखो जलवायु कौन सी है इनके लिए? ठंडी जलवायु। और फूल गोभी की खास बात क्या होती है? ये तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि तापमान अगर कम ज़्यादा होता है ना तो इसके अंदर दिक्कत होने लग जाती है भाई। ठीक है, इस वजह से इसे थर्मोसेंसिटिव बोलते हैं। इस थर्मोसेंसिटिव को खत्म करने के लिए CCC साइकोसिल DH नाम के 2 केमिकल होते हैं, उनका 2500 से लेकर के 500 ppm अपन लोग उपयोग करते हैं। मर्दा देखिए, उदासीन मर्दा, ऐसी मर्दा जिसका pH मान 6.5 से 7.5 हो, उसी को उपयोग में लेना है। अगर pH मान गिरा तो मर्दा होगी अम्लीय, उसके अंदर क्या हो जाएगा? कलब रूट नाम का एक रोग हो जाएगा, अपना सफ़ेद रोली रोग हो जाएगा, वी पटेल डिसऑर्डर हो जाएगा।
इस वजह से अम्लीय मृदा तो होनी नहीं चाहिए। अब क्या क्षारीय हो सकती है? क्षारीय भी नहीं होनी चाहिए। क्षारीय क्यों नहीं होनी चाहिए? क्षारीय मृदा होगी तो बोरोन की कमी आएगी, बोरोन की कमी होगी तो कोल क्रॉप के अंदर ब्राउनिंग नाम का डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर अपन लोग बात करें सामान्य जानकारी, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट तो पाए जाते हैं कम मात्रा में, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन ए, डी व सी होते हैं और खनिज तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पत्ता गोभी जो होती है उसमें एक एंटर कैंसरजेनिक एलिमेंट बोलता है, फिर कंपोनेंट पाया जाता है, वो कौन सा होता है? इंडोल 3 कार्बोनिल। कच्ची पत्ता गोभी होती है उसके अंदर एलाइल आइसोथायोसाइनाइड की वजह से खुशबू आती है, और पकाई हुई पत्ता गोभी में डाइमिथाइल डाइसल्फाइड की वजह से क्या आती है दोस्तों? सुगंध आती है। इसके बाद देखिए गोभी वर्गीय सब्जियों में सल्फर युक्त अमीनो अम्ल पाया जाता है या फिर एक रसायन पाया जाता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनिग्रीन। अगर कोल क्रॉप में सिनिग्रीन की मात्रा कम है तो सुगंध आएगी, अगर अधिक है तो कड़वापन होगा। इसके बाद देखो परागण, इनमें पर परागण होता है, कारण होता है प्रोटोगाइनी, यानी कि फीमेल होती है पहले मैच्योर हो जाती है। सेल्फ इनकैपेबिलिटी, स्वनिश्चयता पाई जाती है, और वो कौन सी? स्पेरोफाइटिक। नेक्स्ट देखें अपन लोग, तो गोभी वर्गीय सब्जियां होती है हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होती है, ये तो अपने को पता लग ही गया। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? ब्रोकली, उसमें 95% क्या पाया जाता है दोस्तों? पर परागण पाया जाता है। और जो नोल खोल होती है उसमें 91% क्या पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है। केल के अंदर 83%, बाकी सब में 70 से 73% क्या पाया जाता है दोस्तों? अपना क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। इनके अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस इसी वजह से ज्यादा रखते हैं। आधार बीज और प्रमाणित बीज की 1600 से लेकर के 1000 मीटर क्या होती है? दूरी होती है। कोल क्रॉप का अधिक सेवन करने से गोइटर, गलगंड या फिर घेंगा रोग बोलते हैं कि अपनी जो थायराइड ग्रंथि होती है सूज जाती है, ये डिजीज हो जाती है। जहरीली मशरूम अगर आप लोग खा लेते हो तो उसके बाद अगर आप लोग पत्ता गोभी खाते हो तो उसके जहर को कम कर देती है कौन? अपनी पत्ता गोभी। फूल गोभी जो है कोल क्रॉप, उसके अंदर नर बंध्यता को 1981 के अंदर पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने डेवलप किया था। इसके पीछे कारण क्या था? ये इनका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना चाहते थे। कोल क्रॉप को अपन लोग कैल्सिकोल भी बोलते हैं क्योंकि कैल्शियम युक्त मृदा में लगा सकते हैं। अगली स्लाइड खाली है। अब देखिए कोल क्रॉप से संबंधित एक बुक भी है जिसे बोलते हैं अपन लोग क्या? कोल क्रॉप। ये न्यू पोप नाम के वैज्ञानिक ने लिखी। अब आपको पता है जो अपनी सरसों वर्गीय सब्जियां होती है, फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उससे संबंधित एक ट्राइंगल है जिसे बोलते हैं ब्रेसिका ट्राइंगल। ये किसने दिया? नागाहेरू ने। कब दिया? 1935 में। नागाहेरू का रियल नाम क्या है दोस्तों? वू जुआंग चो। क्या है? वू जुआंग चो। अपन लोग बात करें कोल क्रॉप को अगर अपन लोग खाने के उद्देश्य से लगाते हैं तो एक वर्षीय से होती है, अगर बीज उत्पादन के उद्देश्य से लगाते हैं तो द्विवर्षीय। इसके बाद देखिए सीड प्रोडक्शन। अब मैंने आपको बताया था ये शीत ऋतु की होती है। अगर अपन लोग इनमें सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फ्लावरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, और फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए अपने को एक लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है कोल क्रॉप में, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? चिलिंग रिक्वायरमेंट बोल दो या फिर चिलिंग टेम्परेचर। तो देखिए अपनी केबेज के लिए 4 से 10 डिग्री सेल्सियस, बाकी इन सब के अंदर 4 से 10 और 7 से 10 टेम्परेचर की अपने को आवश्यकता होती है। और देखिएगा स्कूपिंग किसे कहते हैं? स्कूपिंग मैंने बताया था, अगर आप लोग क्या करना चाहते हो? सीड प्रोडक्शन करना चाहते हो तो अपना जो फूल गोभी होती है उसका जो कर्ड होता है उसमें एक चम्मच लेना है, चम्मच मार करके जो कर्ड होता है उसको बाहर निकाल दो। फिर क्या होगा? जो अपनी पुष्प कलिका है उसको वृद्धि के लिए अच्छा खासा स्थान मिल जाएगा, पुष्प कलिका आएगी, फूल खिलेंगे, उसके बाद क्या होगा? बीज उत्पादन होगा। ब्लांचिंग करते हैं किसके अंदर? गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर। किसमें करते हैं अपन लोग? ये करते हैं अपन लोग फूल गोभी के अंदर। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि अपन लोग चाहते हैं क्या जो कर्ड होना वो पीलापन उसके अंदर पीलापन नहीं हो, इस वजह से अपन लोग ब्लांचिंग करते हैं। लास्ट देखिए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बताए थे मैंने आपको। भारत में फूल गोभी कौन लेके आया? अपना डॉक्टर जेमसन। नेक्स्ट देखिएगा बीजर और बुआई में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद इसकी सीड रेट आ जाती है, और लास्ट में दोस्तों अपना क्या आता है? तापमान। तो मैं आपको तापमान भी इनके बारे में बता चुका हूँ। अब अपन लोग दोस्तों आगे देखेंगे क्या? जो अपनी गोभी वर्गीय सब्जियां होती है इसका प्रमुख कीट क्या देखेंगे? प्रमुख कीट। अरे यार मार्कर बड़े हो जा मेरे भाई। प्रमुख कीट। देखिए गोभी वर्गीय सब्जियों का प्रमुख कीट होता है क्या? डायमंड बैग मोथ। क्या होता है दोस्तों? जिसे अपन लोग डीबीएम के नाम से जानते हैं, डायमंड बैग मोथ। डायमंड ब्लैक मोथ ये क्या होता है दोस्तों? इसका
परमोकीट होता है। जनरली अगर अपन लोग बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है क्या दोस्तों, प्लूटेला लोस्टेला। प्लूटेला जाइगोस्टेला बोल दो, या फिर अब देखिए इसमें एक्स वाई साइलेंट रहता है, तो प्लूटेला जाइगोस्टेला क्या होता है इसका जनरली अपना क्या होता है साइंटिफिक नेम होता है। जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं उनको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है अपना कौन दोस्तों, ये जो डीबियम नाम का इंसेक्ट होता है, यही डायमंड बैक मोथ। डायमंड बैक मोथ क्या करता है, जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं इनको नुकसान पहुंचाता है। अगर अपन लोग इसका रोकथाम करना चाहें तो अपन लोग क्या करते हैं, जनरली कीटनाशी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, कीटनाशी, क्योंकि अपने को इंसेक्ट को मारना है इसको। लेकिन वर्तमान समय में क्या है दोस्तों, लगभग सभी कीटनाशी है ना, उनके प्रति ये क्या हो गया, प्रतिरोधी हो गया है, यानी इसमें टॉलरेंस आ गई। अब ये कीटनाशकों के ज़्यादा प्रभाव की वजह से मरता नहीं है। तब अपन लोग क्या कर सकते हैं, जनरली अपन लोग बीटी का सीधा सीधा छिड़काव कर सकते हैं। ड्रेसिलस तुरेंसियस जो होता है उसका अपन लोग फील्ड के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अपन लोग और क्या कर सकते हैं इसके रोकथाम के लिए, अपन लोग इसके रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है दोस्तों क्या, फेरोमोन ट्रैप। क्या होता है, फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप का अपन लोग उपयोग कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, एक उदाहरण से मानना, जैसे कि ये क्या है, एक है ये मान लो, ये क्या है, एक फेरोमोन ट्रैप है, और इसके लिए कौन सा ल्यूर नामक फेरोमोन ट्रैप इसके लिए उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण से समझना दोस्तों, जैसे कि ये क्या, मैंने एक फेरोमोन ट्रैप लगा दिया फील्ड के अंदर, तो ये जो यहाँ पे एक मैंने आप संरचना बना रखी है, इस संरचना में क्या होता है, एक मादा कीट जो होता है ना, उसकी जो सुगंध होती है वो होती है इसके अंदर। तो अब क्या करते हैं, जो नर कीट होते हैं ना, मादा के चक्कर में इस पर आते हैं और इसके अंदर फंस जाते हैं, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फेरोमोन ट्रैप। इनके अंदर जो नर होता है उनको बहला फुसला कर लाया जाता है कि भाई यहाँ पर मादा है, आप आइए। तो वो मादा के चक्कर में, फीमेल के चक्कर में, लड़की की, औरत में, हार के चक्कर में यहाँ पे आ जाते हैं और फंस जाते हैं दोस्तों। तो अपन लोग ल्यूर नामक फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करते हैं किसके लिए, डायमंड बैक मोथ के लिए। ये क्या था दोस्तों, इसका प्रमुख है कीट। अब अपन लोग आगे बात करेंगे इसके प्रमुख रोगों की। फूल गोभी और पत्ता गोभी या फिर कोल क्रॉप के अंदर कौन कौन से अपने प्रमुख रोग लगते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके प्रमुख रोगों की। तो इसके अंदर भाई बहुत सारे रोग बताऊंगा मैं आपको आज, तो अच्छे से क्लास में बने रहिएगा। आते हैं क्या प्रमुख रोग। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला रोग आता है जिसका नाम होता है क्या दोस्तों, डैम्पिंग ऑफ, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, आदर गलन, डैम्पिंग ऑफ। ये नर्सरी का सबसे भयंकर रोग है। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये कवक की वजह से होता है। कवक कौन सा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। कवक कौन सा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। कवक कौन सा है दोस्तों, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। तो सबसे पहला रोग देख लिया अपन लोग, कहाँ लगता है, ये नर्सरी में लगता है, कवक की वजह से यह होता है। 2 नंबर पे रोग देखिए दोस्तों अपना कौन सा आता है, 2 नंबर पे आता है क्लब रूट। क्लब रूट, ये जो क्लब रूट नाम का जो रोग होता है यह जनरली होता है कवक की वजह से। किसकी वजह से, कवक की वजह से। और कवक कौन सा है दोस्तों, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकेसी। प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकेसी, ब्रेसियसी बोल दो इसे, ब्रेसियसी। इसकी वजह से क्या होता है, क्लब रूट होता है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है यहीं पर, ये क्लब रूट होता है ये कौन सी मृदाओं में होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अम्लीय मृदा में। कहाँ होता है दोस्तों, अम्लीय मृदा के अंदर होता है। कल को आपको पूछे क्लब रूट के नियंत्रण के लिए, तो अपन लोग चूना उपयोग में ले सकते हैं। क्या उपयोग में ले सकते हैं, चूना उपयोग में ले सकते हैं। 3 नंबर पे अगर मैं रोग की बात करूँ तो अगला रोग आता है अपना दोस्तों कौन सा, ब्लैक रूट। कौन सा आता है, ब्लैक रूट। जैसे जनरली अपन लोग क्या बोलते हैं, काला सड़न। कौन सा बोलते हैं इसे, काला सड़न। ये देखिएगा दोस्तों, जो अपना काला सड़न रोग होता है ये जीवाणु की वजह से होता है और क्षारीय मृदा में होता है। किसकी वजह से, जीवाणु की वजह से होता है। और कौन सी मृदा में, क्षारीय मृदा में होता है। बस आपको इतना सा याद रखना है। जीवाणु भी पूछे तो आपको पता है कौन सा जीवाणु, जेंथोमोनास, एक्जेनोपोडा, पैथोवार, या फिर वैरायटी पूछे तो अपनी कंपेस्टिस। कौन सा आएगा अपना, जेंथोमोनास जीवाणु। चलो लिख ही लेते हैं इसको भी, जेंथोमोनास।
कौन सा जीवाणु दोस्तों? ज़ैंथोमोनास जीवाणु की वजह से क्या होता है? ब्लैक रूट जो अपनी डिजीज होती है वो होती है। 4 नंबर पे डिजीज देखते हैं दोस्तों अपन लोग। तो 4 नंबर पे अपनी डिजीज आती है कौन सी? काला धब्बा, ब्लैक स्पॉट या फिर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट भी बोलते हैं। ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा, या फिर इसे बोल सकते हैं अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे काले काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी। किसकी वजह से? अल्टरनेरिया की वजह से क्या होता है अपना ये ब्लैक स्पॉट डिजीज होती है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें उससे पहले एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे पता है मैं आगे लगा हुआ था तो आपको दिखा नहीं होगा। सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है कवक की वजह से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। फिर आता है अपना क्या? क्लब रोट। क्लब रोट होता है प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकेसी की वजह से, और अम्लीय मृदा में होता है ब्लैक रोट, काला सड़न। जीवाणु होता है ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडा पैथोवारे ब्रेसिकेसी, उस जीवाणु की वजह से होता है। अगला आता है ब्लैक स्पॉट या फिर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ये अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 5 नंबर पे अपना रोग, देखिए नेक्स्ट रोग आता है अपना जिसका नाम होता है ब्लैक लेग। क्या नाम है? ब्लैक लेग। यह भी एक कवक की वजह से होता है दोस्तों। किसकी वजह से होता है? यह भी एक कवक की वजह से होता है। कवक कौन सा है दोस्तों? फोमालिंगम। फोमालिंगम नामक कवक की वजह से होता है कौन सा? ब्लैक लेग। देखिए नेक्स्ट रोग देखते हैं 6 नंबर पे। और छठा अपना रोग आता है कौन सा दोस्तों? सॉफ्ट रोट। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सॉफ्ट रोट यानी कि कोमल सड़न। कोमल सड़न, जो ये कोमल सड़न रोग होता है यह बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? जीवाणु की वजह से। और जीवाणु कौन सा? अपन लोगों ने पीएचडी के अंदर भी बात की थी, इरविनिया कार्टोवोरा। इरविनिया केरेटोवोरा जो अपना जीवाणु होता है इसकी वजह से होता है। लास्ट एंड फाइनल डिजीज देखते हैं अपनी 7 नंबर पे रोग आता है जिसका नाम है क्या? सफेद रोली। एसिडिक सोइल में होता है ये, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट रस्ट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हाइट रस्ट। ये जो व्हाइट रस्ट होता है ये एल्ब्यूगा कैंडिडा की वजह से होता है। एल्ब्यूगा कैंडिडा नामक कवक की वजह से होता है। एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक की वजह से क्या होता है दोस्तों? व्हाइट रस्ट होता है। तो आपको ये सारे के सारे जो डिजीज मैंने बताई है 7 के 7 रोग कोल क्रॉप में याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। डैम्पिंग ऑफ कवक की वजह से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, क्लब रोट, अम्लीय मृदा के अंदर। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या? कौन सी मृदा में? अम्लीय मृदा में प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसियसी। और ब्लैक रोट काला सड़न होता है, यह जीवाणु की वजह से ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडा पैथोवारे ब्रेसिकेसी। ठीक है दोस्तों। और ब्लैक स्पॉट या फिर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया ब्रेसियसी की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है अपना क्या? ब्लैक लेग। ये कवक होता है जिसका नाम होता है फोमालिंगम। फोमालिंगम नामक कवक की वजह से होता है सॉफ्ट रोट, कोमल सड़न। अब देखो सॉफ्ट रोट मैंने क्या बताया था आपको, अगर याद हो पीएचडी के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर अपन लोगों ने बात की थी, जो कोमल सड़न रोग होता है यह 2 रीजन की वजह से होता है। अगर अपन लोग बात करें फलों के अंदर, तो फलों के अंदर ये कवक की वजह से था। किसकी वजह से था? कवक की वजह से था। और बात करें सब्जियों के अंदर यह बैक्टीरिया की वजह से था। तो फलों की या फिर सब्जियों की तुड़ाई के उपरांत सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है कौन सा? सॉफ्ट रोट, कोमल सड़न। और सब्जियों के अंदर ये किसकी वजह से होता है? इरविनिया कार्टोवोरा। और आपको मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, मैंने बोला था जब पीएचडी स्टार्ट की थी, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें तुड़ाई के उपरांत सर्वाधिक नुकसान होता है? तो वो कौन सी होती है? फूल गोभी। कौन सी होती है दोस्तों? फूल गोभी। तो मैंने आपको आज जनरल चीजों के अंदर इस चीज को नहीं बताया कि फूल गोभी के अंदर तुड़ाई के उपरांत सर्वाधिक नुकसान होता है। और फलों के अंदर पूछे तो पपीता। नेक्स्ट देखिए सफेद रोली, ये आपको आता ही है।
तो ये आ गया अपने दोस्तों सारे के सारे रोग व कीट। अब अपना लास्ट और फाइनल दोस्तों बचा है, वो क्या बची है अपनी किस्में, फूल गोभी और पत्ता गोभी की किस्में। अब अपन लोग दोस्तों एक एक करके क्या देखेंगे, किस्में, फिर अपनी कोल क्रॉप हो जाएगी फिनिश। अब देखते हैं दोस्तों किस्में, और किस्मों के अंदर अपन लोग सिर्फ और सिर्फ दो की किस्में पढ़ेंगे, फूल गोभी और पत्ता गोभी, क्योंकि जितनी अपन लोगों ने जनरल बातें कर ली ना उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा भी आपका। सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर की वैरायटियां, फूल गोभी की किस्में। तो फूल गोभी की किस्मों को दोस्तों आपको ही पता है कितने भागों में बांटेंगे अपन लोग हैं, 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। देखते हैं 3 भाग कौन कौन से। सबसे पहले अपन लोग बांटेंगे अगेती किस्में, अगेती किस्में। तो देखते हैं दोस्तों अगेती किस्में कौन कौन सी है। देखिए अगर आपको पूछे फूल गोभी की अगेती किस्में कौन सी है, तो पूसा दीपाली, पूसा केतकी, पूसा दीपाली। दूसरी कौन सी आती है, पूसा केतकी, क्योंकि चेतकी होती है मूली की। फिर आती है पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली यानी कि जल्दी, तो जल्दी, पूसा अर्ली सिंथेटिक। ठीक है दोस्तों, अगली किस्म आती है पूसा मेघना, पूसा मेघना। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट किस्म आती है अर्ली कुंवारी, अर्ली कुंवारी। और लास्ट आती है अपनी अर्ली पटना, अर्ली पटना। अर्ली कुंवारी है तो जल्दी पटना, ये दोनों ट्रिक बना सकते हो आप लोग। देखिए सीधा सीधा याद हो रहा है, पूसा दीपाली, पूसा केतकी अपन लोग याद रख लेंगे। पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली यानी कि जल्दी, तो अकेती। पूसा मेघना और कुंवारी, अर्ली कुंवारी जल्दी में आ गई, अर्ली पटना जल्दी पटना मतलब अगेती किस्म है। तो ये सारी की सारी दोस्तों अपनी कौन सी आ जाती हैं, अगेती किस्में। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन लोग देखेंगे क्या अपनी मध्यम किस्में। तो आपके सामने है सारी की सारी ये वैरायटियां। देखिए दोस्तों, ये जो अपना माइक है ना, ये आज बेशरम हो रखा है, ये बार बार गिर रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों दोस्तों। कभी कभार इसके भी दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसे अच्छे से लगाना पड़ेगा। ये तार थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसको भी मैं देख लेता हूँ दोस्तों। क्या है ना कि बार बार इधर उधर चल रहा हूँ ना मैं, उस वजह से ये तार भी उलझ गया है। तार उलझने की वजह से माइक गिर जाता है। चलिए भी दोस्तों, अब देखते हैं, अब नहीं गिरेगा कि अब मैंने इसका बढ़िया से जुगाड़ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे अपनी क्या अगेती किस्में किसकी, फूल गोभी की। अब अपन लोग 2 नंबर पे देखेंगे क्या, मध्यम किस्में। क्या देखेंगे, मध्यम किस्में। मध्यम किस्में यानी कि मीडियम वैरायटी। अब देखिए मध्यम किस्मों में इंप्रूव्ड जापानीज सबसे पहली कौन सी आती है, इंप्रूव्ड जापानीज। 2 नंबर पे आती है दोस्तों आपकी पूसा हिम ज्योति, पूसा हिम ज्योति। आपको याद ही होगा पूसा हिम ज्योति है जो सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर पे आती है पूसा सिंथेटिक, पूसा सिंथेटिक। और यहीं पर मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूं, पूसा अर्ली सिंथेटिक पूछे, अर्ली यानी कि जल्दी, तो फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी, पूसा अर्ली सिंथेटिक। सीधा पूसा सिंथेटिक आया तो कौन सी है ये, मध्यम किस्म। नेक्स्ट वैरायटी देखिए अपनी पूसा शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, भय भालू वाला है दोस्तों ये शुभ्रा। अगली देखें तो पूसा अगहनी, पूसा अगहनी। आपको ये सारी की सारी किस्में याद रखनी है दोस्तों, मध्यम किस्मों में याद रखनी है। नेक्स्ट अपन लोग पछेती किस्में यहीं पर एक साथ देख लेते हैं। पछेती
किस्में, फूल गोभी की पछेती किस्में। लेट वैरायटियां देखते हैं दोस्तों अपन लोग कौन कौन सी हैं। लेट वैरायटी में पूसा स्नोबॉल, पूसा स्नोबॉल, और दूसरी है पूसा स्नोबॉल K1, ये K है दोस्तों K1, और डेनिया, और अगली कौन सी है डेनिया। ये वैरायटियां किसकी आ गई दोस्तों, अपनी फूल गोभी की सारी अपन लोगों ने वैरायटियां देख ली हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट अपन लोग कुछ एक खास बातें देखेंगे जो अपन लोगों ने अभी किस्में पढ़ी है उनके अंदर। आपको याद रखना है इसकी एक किस्म होती है जिसका नाम होता है पूसा बीटा केसरी, पूसा बीटा केसरी। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पूसा बीटा केसरी किसकी किस्म है? तो किसकी है दोस्तों, फूल गोभी की किस्म है। ये जनरली फूल गोभी की नई किस्म है और इसके अंदर बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये फूल गोभी की क्या है दोस्तों, नई किस्म है और इसके अंदर क्या, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन बोले तो विटामिन ए क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। और ये कैसी वैरायटी है, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। आपको याद रखना है यह बायो फोर्टिफाइड एक वैरायटी है। ये आगे आपकी कौन सी, पूसा बीटा केसरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं खास बातों की फूल गोभी किस्मों की, तो अगली किस्म आती है आपकी कौन सी, पूसा स्नोबॉल K1, जो लेट वैरायटी थी। पूसा स्नोबॉल K1, इस किस्म की अगर अपन लोग खास बात देखें दोस्तों, इसकी खास बात क्या होती है, काला सड़न व पुष्प विगलन रोग प्रतिरोधी। काला सड़न प्लस पुष्प विगलन जो रोग लगता है फूल गोभी में, उसके प्रति क्या होती है, प्रतिरोधी। तो आपको पूछे ब्लैक रोड व पुष्प विगलन रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी है, तो कौन सी है, पूसा स्नोबॉल K1। अगली किस्म देखें अपन लोग, तो अगली आती है अपनी कौन सी, पूसा केतकी व पूसा शुभ्रा। पूसा केतकी और पूसा शुभ्रा, इन दोनों किस्मों की खास बात क्या होती है दोस्तों, तो ये दी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों की दोनों ब्लैक रोट के प्रति प्रतिरोधी। किसके, ब्लैक रोड के प्रति प्रतिरोधी क्या होती है, ब्लैक रोड रोग जो होता है उसके प्रति क्या होती है दोस्तों, प्रतिरोधी होती है। तो ये आपको चारों की चारों किस्में अच्छे से याद रखनी है। फूल गोभी की जो किस्में, इनकी खास बात है। नेक्स्ट अगर मैं थोड़ी सी खास बातें और बताऊं आपको, तो आपको पता है अपने को छोड़ना तो कुछ ही नहीं है, तो अपन लोग छोड़ेंगे कुछ ही नहीं, सारा देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है कर्ड झुलसा के प्रति प्रतिरोधी। कर्ड झुलसा के प्रति प्रतिरोधी, जो कर्ड झुलसा रोग होता है उसके प्रति प्रतिरोधी किस्में और कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है पूसा सिंथेटिक। कौन सी है, पूसा सिंथेटिक। सिंथेटिक, इस वैरायटी की खास बात क्या है दोस्तों, ये जो कर्ड झुलसा रोग होता है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है। तो आपको ये बात बड़े अच्छे से याद रखनी है। क्योंकि दोस्तों मैं एक बार के लिए पानी पी लेता हूं, फिर अपन लोग लिखेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। चलिए भी अगर अपन लोग देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या, नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे अभी किसकी किस्में, पत्ता गोभी की किस्में। तो यहाँ पर आपकी जो फूल गोभी है उसकी किस्में होती है खत्म। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं किसकी किस्में, पत्ता गोभी की किस्में। देखो दोस्तों हेडिंग लगा लो क्या, पत्ता गोभी की किस्में। बात करते हैं पत्ता गोभी की किस्मों की। तो पत्ता गोभी की जो किस्में हैं उसे अपन लोग दो भागों में बांटेंगे मुख्य रूप से, एक तो अगेती और दूसरा पछेती।
दूसरा कौन सा दोस्तों? पछेती किस्में। अगेती किस्मों की अगर मैं बात करूं, अगेती किस्में, अगेती किस्मों में सबसे पहली जो किस्म है दोस्तों, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? एक नंबर पे प्राइड ऑफ इंडिया। ये अपनी सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया था। अभी लास्ट जो सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसके अंदर यही वैरायटी पूछी गई थी। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तो किसकी है? प्रीवियस ईयर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर ये पूछा गया है। किसकी है दोस्तों? अपनी पत्ता गोभी की। 2 नंबर पे देखें तो अपनी आती है पूसा समधन। पूसा समधन, समधन यानी कि रिलेटिव वाला होता है ना, वो वाला समधन, पूसा समधन। पूसा समधन की खास बात क्या होती है, यहीं पर लिख लेना दोस्तों। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के काम आती है। यह है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के काम आती है। कौन सी? पूसा समधन। 3 नंबर पे अपनी किस्म आती है दोस्तों, जिसका नाम है अगस्त। और 4 नंबर पे किस्म आती है जिसका नाम है क्या? सितंबर। अगस्त और सितंबर दोनों की दोनों वैरायटियां किसकी है दोस्तों? अपनी पत्ता गोभी की ही है। इसके अलावा देखिए 5 नंबर पे आती है पूसा अगेती। सिर्फ अगेती और कुछ ही नहीं लिखा हुआ, पूसा अगेती। पूसा अगेती भी किसकी किस्म है दोस्तों? अपनी पत्ता गोभी की ही किस्म है। और देखिए कोपनहेगन मार्केट, और मैं बात करूं तो नेक्स्ट आती है कौन सी? गोल्डन एंकर। गोल्डन एंकर। ये सारी की सारी किस्में किसकी है दोस्तों? अगेती अपनी पत्ता गोभी की किस्में है। ये अगस्त वैरायटी है दोस्तों, ये सितंबर वैरायटी है, सितंबर। तो आपको ये सारी की सारी किस्में अच्छे से याद रखनी है। इसी के साथ दोस्तों अपन लोग लो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे याद किया और मुझे छींक भी आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। अगेती किस्मों के बाद अपन लोग देखते हैं दोस्तों पछेती किस्में, लेट वैरायटियां, पत्ता गोभी की पछेती किस्में। पछेती किस्में, अगर मैं बात करूं पत्ता गोभी की पछेती किस्में तो कौन कौन सी आती है? पूसा डर्म हेड सबसे पहली कौन सी आती है? पूसा डर्म हेड। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों, जो अपनी पूसा मुक्ता किस्म होती है काला सड़न प्रतिरोधी होती है। कौन सा? जो काला सड़न रोग होता है, काला सड़न रोग होता है, इसके प्रति प्रतिरोधी होती है, इसके प्रति प्रतिरोधी होती है। तो आपको ये बात भी पूसा मुक्ता के अंदर याद रखनी है। पूसा मुक्ता के बाद लेट लार्ज डर्म हेड, लेट लार्ज डर्म हेड, ये वैरायटियां आ गई। इसकी 3 मुख्य पछेती वैरायटियां। देखिए दोस्तों मैंने ज़्यादा वैरायटियां नहीं बताई आपको, तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं वही बताइए। तो आपको ये सारी की सारी वैरायटियां अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ मिस की है शायद, आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि अपन लोगों ने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं पढ़े, रोग पढ़ लिए। ये लोग सारे के सारे, एक कीट था वो भी पढ़ दिया, लेकिन अपन लोगों ने कायकी विकार तो पढ़े ही नहीं भाई। वी पटेल कब से कर रहे थे, लेकिन पढ़ा ही नहीं क्या होता है। दोस्तों यार याद दिला दिया करो आप लोग। देखो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट की थी अपन लोगों ने क्या? किस्में। एक बार किस्में देखिएगा तो फूल गोभी होती है, उसकी किस्म देखिए अगेती किस्म। इससे अगेती किस्में कौन कौन सी है? पूसा दीपाली, पूसा केतकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा मेघना, अर्ली कुमारी और अर्ली पटना। इसके बाद देखिएगा मध्यम किस्में इम्प्रूव्ड जापानी, पूसा हिमज्योति, पूसा सिंथेटिक, पूसा सुभरा और पूसा अगहनी। पछेती किस्में पूसा स्नोबाल केवन और डेनिया। अब देखिए कुछ किस्म की खास बात बताई थी। जो पूसा बीटा केसरी है, ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है और ये नई किस्म है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है।
पूसा स्नोबॉल K1 ये काला सड़न प्रतिरोधी, प्लस में पुष्प विगलन प्रतिरोधी है। पूसा केतकी और पूसा शुभ्रा ये ब्लैक रोड के प्रति प्रतिरोधी है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो कड़ झुलसा के प्रति प्रतिरोधी पूसा सिंथेटिक, और पत्ता गोभी किसमें, अगेती किसमें, प्राइड ऑफ इंडिया जो लास्ट ईयर सुपरवाइजर में पूछा गया, पूसा समदन जो सघन रोपण के लिए काम में ली जाती है अगस्त से सितंबर, और पूसा अगेती कोपनहेगन मार्केट और गोल्डन एंकर, और लास्ट ही अपनी पछेती किसमें, पूसा ड्रम हेड, पूसा मुक्ता जो काला सड़न प्रतिरोधी है, और लेट लास्ट ड्रम हेड। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग फिनिशिंग पे आ गए हैं अपनी कोल क्रॉप, और अपना लास्ट और फाइनल इसमें टॉपिक बचा है कोल क्रॉप में काइकी विकार। क्या बचा है दोस्तों, काइकी विकार, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब अपन लोग करेंगे काइकी विकार की बात। इसमें 8-10 काइकी विकार है, वो देख लेते हैं अपन लोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला काइकी विकार आता है दोस्तों इसमें, जिसका नाम है बटनी। क्या नाम है, बटनी। अगर बात करें अपन लोग बटनी काइकी विकार किसकी वजह से होता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है यह जनरली नाइट्रोजन की कमी से होता है। किसकी कमी से, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर कोल क्रॉप में कौन सा है, बटनिंग। इसमें क्या होता है, जो कर्ड होता है उसका आकार क्या रह जाता है, छोटा। कर्ड का आकार क्या रह जाता है दोस्तों, छोटा रह जाता है। तो इस डिसऑर्डर को अपन लोग बोलते हैं बटनिंग। 2 नंबर पे देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर पे आपका आता है रिसीनेस। क्या आता है, रिसीनेस। अगर मैं बात करूं रिसीनेस डिसऑर्डर की, तो इसमें ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा प्लस टेम्परेचर की अधिक मात्रा की वजह से होता है। रिसीनेस में क्या होता है, जो अपना कर्ड होता है ना, उसकी जो स्किन होती है ना दोस्तों, वो वेलवेटी और ढीली हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्ड की स्किन वेलवेटी व ढीली हो जाती है। तो अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, कर्ड की स्किन क्या हो जाती है, वेलवेटी व ढीली हो जाती है। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। और 3 नंबर पे अगर मैं बात करूं, तीसरा डिसऑर्डर आता है अपना कौन सा, ब्लाइंडनेस। कौन सा आता है, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस जिसे अपन लोग अंधापन बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, अंधापन। अब देखो दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है, तो आपको याद रखना है, जब भी अपन लोग कोल क्रॉप के अंदर कोई भी यांत्रिक गतिविधि कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी यंत्र वगैरह की वजह से अपन लोग कर्ड वगैरह होता है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो होता क्या है, कर्ड आपको पता है उस टाइम मेच्योर डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। तो कर्ड क्या होता है, थोड़ा उसके अंदर नुकसान हो गया, यानी कि थोड़ा हिल गया वो, या फिर उसको क्षति पहुंच गई। तो कर्ड के स्थान पर अब क्या होगी, वानस्पतिक वृद्धि होगी, यानी कि कर्ड का डेवलपमेंट है रुक जाएगा। तो ब्लाइंडनेस किसे बोलते हैं अपन लोग, कर्ड का तो विकास रुक गया, कर्ड का विकास, यानी फूल गोभी में कर्ड का विकास तो हो गया, रुकना, वहां से वानस्पतिक वृद्धि निकलना, वानस्पतिक वृद्धि होना, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग, ब्लाइंडनेस। और ये किसकी वजह से होता है, यांत्रिक नुकसान, या तो किसी अपन लोगों ने यंत्र से फूल गोभी को नुकसान किया है। यांत्रिक नुकसान, यांत्रिक नुकसान के अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, कम तापमान, या फिर जो कर्ड का ऊपर वाला शीर्ष हिस्सा होता है, शीर्ष पर किसी रोग का लगना, शीर्ष हिस्से पर किसी रोग के लगने की वजह से क्या हो जाती है, अपने कोल क्रॉप या फिर कॉलीफ्लोर के अंदर अपने को ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों इसको। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है अपना दोस्तों 4 नंबर पे, जिसका नाम है क्या, ब्राउनिंग। ब्राउनिंग की बात करूं यानी कि भूरापन, तो सीधा से देख रहे हैं किसकी डेफिशिएंसी से, बोरोन की कमी से होता है ब्राउनिंग। और कैसी मृदाओं में होता है दोस्तों, ये होता है क्षारीय मृदा में। कहाँ होता है, यह है क्षारीय मृदा के अंदर अपने को ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे अपना डिसऑर्डर आता है दोस्तों जिसका नाम है विप्टेल। क्या नाम है, विप्टेल। ये देखिए बार बार पूछा गया डिसऑर्डर है,
कि भी कोल क्रॉप में विप पटेल किसकी वजह से होता है, तो ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोलिब्डेनम की कमी दोस्तों कब होती है, जनरली अम्लीय मृदाओं के अंदर। किसके अंदर है, जब पीएच मान क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। यानी कि अम्लीय मृदा के अंदर यह डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। कौन सा, विप पटेल। विप पटेल के बाद में अपना 6 नंबर पे डिसऑर्डर आता है दोस्तों, जिसका नाम है क्या, क्लोरोसिस, यानी कि हरीमहीनता। हरीमहीनता। देखिए जो कोल क्रॉप होती है इनके अंदर जनरली मैग्नीशियम की कमी से, किसकी कमी से, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से अपने को हरीमहीनता या फिर क्लोरोसिस देखने को मिलता है। हरापन इसमें गायब हो जाता है, क्लोरोफिल का क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है कोल क्रॉप के अंदर। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें 7 नंबर पे आता है फ्यूजिनेस। क्या आता है दोस्तों, फ्यूजिनेस। ये जो फ्यूजिनेस नाम का डिसऑर्डर है आपको याद रखना है, ये होता है लेट हार्वेस्टिंग की वजह से। किसकी वजह से, लेट हार्वेस्टिंग, यानी अगर आप देरी से तुड़ाई करोगे उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, फ्यूजिनेस नाम का डिसऑर्डर होता है। और 8 नंबर पे आता है आपका क्या, होलो स्टेम। होलो स्टेम यानी कि खोखला तना। सीधा सीधा पता लग रहा है नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। और लास्ट नंबर 9 नंबर पे आता है अपना क्या, हार्ट रोट। हार्ट रोट ये होता है दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी से। तो ये थे अपने सारे के सारे क्या दोस्तों, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके, कोल क्रॉप के। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, देखिएगा। कायिकी विकार की बात करें, जनरली किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाले पौधों के अंदर विकार को अपन लोग बोल देते हैं कायिकी विकार। सबसे पहले आता है बटनिंग। बटनिंग में क्या है, ये अपना जो कर्ड होता है ना, नाइट्रोजन की कमी से कर्ड का आकार बटन जैसा छोटा रह जाता है, तो उसे बोल देते हैं बटनिंग। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। रिसीनेस, नाइट्रोजन की अधिकता व टेम्परेचर की अधिकता की वजह से होता है। स्किन ऊपर से ढीली ढीली चमकीली सी चमचमी सी हो जाती है, उसे बोल देते हैं रिसीनेस। ब्लाइंडनेस क्या होता है, अंधापन। फूल गोभी अपनी अंधी हो जाती है, उसे पता ही नहीं है किसका डेवलपमेंट करना है। जब आप लोग क्या कर रहे होते हो, फूल गोभी के अंदर इंटरकल्चरल एक्टिविटी कर रहे होते हो, तब आपने किसी यंत्र से अगर कर्ड का निर्माण हो रहा है, कर्ड को नुकसान पहुंचा दिया, तो वहां पर कर्ड बनने की बजाय अब क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि होगी। ये जनरली यांत्रिक नुकसान, कम तापमान, सिर्फ पर अगर कोई रोग लग गया उसकी वजह से होता है। लास्ट आता है अगला आता है अपना ब्राउनिंग। बोरोन की कमी से क्या हो जाती है, ब्राउनिंग। कौन सी मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में। विप पटेल मोलिब्डेनम की कमी से अम्लीय मृदाओं में। हरीमहीनता मैग्नीशियम की कमी से। सामान्यतः फसलों में नाइट्रोजन की कमी से। कोल क्रॉप में मैग्नीशियम की कमी से। केले में पोटेशियम की कमी से क्या होती है, हरीमहीनता होती है। फ्यूजिनेस लेट हार्वेस्टिंग। होलोस्टेम नाइट्रोजन की अधिकता। हार्ट रोट मोलिब्डेनम की कमी से। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 32 स्लाइड पढ़ाई है और उसके अंदर अपन लोगों ने क्या कर लिया, सारी की सारी कोल क्रॉप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और कोल क्रॉप में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू सून।